बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी मौजूद होंगे। जनाब शो में आपको खुशामदीद कह चुके हैं हम। आपको हाइलाइट्स के हवाले से बता दें तो जनाब ईरान और अमेरिका में जारी जो मुज़ाकरात हैं उसमें तो लगता है कि सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जो हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं। वो इस तरह से कि इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान ने अमेरिका से जनाब मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। जवाब में पहले ट्रंप साहब कहते हैं कि कोई इशू नहीं, फिर कहते हैं कि मुज़ाकरात पे पेशरफ्त हो रही है। क्या इसराइल की हट धर्मी में कोई भी डील मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे। और जहाँ तरफ आलमी सियासत का पारा हाई है, वहीं हमारे अपने मुल्क में भी एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। पंजाब और इस्लामाबाद में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म आ गया है, जिस पर अवाम और ताजिर बरादरी में एक अलग ही हलचल मची हुई है कि क्या ये वाकई तवानाई की बचत है या फिर कोई नई मजबूरी। इस पर भी आज हम शो में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ लॉकडाउन के बीच में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक और अफवाह उड़ी है कि यूएई से जी पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। क्या ये सब प्रोपेगेंडा है या कोई हकीकत है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और वैसे इस झुलसा देने वाली जो गर्मी है, हीट वेव है, ये सिर्फ इसमें हम देख रहे हैं कि वीज़ा का ही नहीं, हमारी ख़वातीन के लिए मेकअप का भी बहुत बड़ा मसला है। गलत ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब चेहरे पर दानों और जलन का ख़तरा बन रही हैं। और गर्मी की वजह से हम देख रहे हैं डायरिया भी हो रहा है, फूड पॉइजनिंग के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर भी तफसीली बात करेंगे। और आज के शो में जनाब ईद पर बॉक्स ऑफिस हमने देखा ज़ॉम्बी, साइको और लव दी सो में से किस फिल्म ने बाजी मारी है साल 2026 में। मतलब जितनी भी मूवीज़ आई हैं उन पर भी रोशनी डालेंगे। और अच्छा रिश्ता 2026 में ढूंढना इतना बड़ा क्यों बन गया है, नौजवानों की अजीब व गरीब मुतालिबात क्या हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहना है और रिमोट जो है वो साइड पे रख देना है। कॉफ़ी या अपनी चाय जो है वो एंजॉय करें और शो को ट्यून कर लें। बिल्कुल जी। और मशरिक़ वस्ता की सियासत में कब क्या मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता, और सबसे पहले इसी पर बात करना भी ज़रूरी है। अब नया ट्विस्ट ये है कि जनाब ईरान ने अमेरिका के साथ जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। ईरान का मौक़िफ़ देखा जाए तो बड़ा क्लियर है कि जब तक गजा और लबनान में हमले बंद नहीं किए जाते, वाशिंगटन से कोई बात नहीं होगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रद्दअमल भी खासा गैर मामूली रहा। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं तो कोई मसला नहीं, और अगर जारी हैं तो भी कोई मसला नहीं। बज़ाहिर ये एक जुमला है, लेकिन इसके पीछे कई सिफारती इशारे छुपे हुए हैं। लेकिन इस सारे हंगामे में हमारे लिए अहम बात यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ़ोन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बिल्कुल ज़ैर। और हम इसहाक डार की बात करें तो उन्होंने जी दो टोक कह दिया है। अगर इस खित्ते में मुफाहमत को बचाना है तो जंग बंदी का तसलसल सबसे ज़रूरी है। और तेहरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका और इसराइल को दो अलग फरीक नहीं मानते। और वाशिंगटन अपने मुतज़ाद बयानात से मामले को उलझा रहा है। और फ़ज़ाए इतनी कशीदा है कि पासदारान इनकलाब ने सिर्क जजीरे पर अमरीकी हमले के रद्दअमल में जवाबी कार्रवाई की है। और पाकिस्तान के इस पूरे मंजरनामे में क्या किरदार बनता है, सवाल ये भी है कि क्या ये किसी बड़े सिफारती तातुल का आगाज़ है। और अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान राबते मुनक़ता रहते हैं तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे। इन तमाम पहलुओं पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ब्रिगेडियर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो तमाम महाज़ों बशमूल लबनान पर जंग बंदी को एक ही कड़ी मानता है। दूसरी तरफ ट्रंप अब मुज़ाकरात को उकता देने वाला या बोरिंग अमल कह रहे हैं। आपकी दिफाई नज़रों में सिफारती डेडलॉक को कैसे आप परखेंगे, और क्या वाकई हम देख रहे हैं कि बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है मुकम्मल तौर पर दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में बातचीत तो चल रही है, डेडलॉक कोई नहीं है। द ओनली थिंग ये है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स अभी भी है। और क्योंकि लेबनान में जो डेवलपमेंट्स हो रही है और जिस तरीके से इजरायली आगे अंदर जा चुके हैं, तो एक वो भी प्रेशर बिल्ड वहाँ पे भी हो रहा है। बट एट द सेम टाइम इसराइल के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह, जिस तरीके से हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड वहाँ पे कर रहा है। तो इन मामलात पे देखें कि वो चाहते हैं कि सिंस ईरानी समझते हैं कि इनके पास लिवरेज इनके पास है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल इनके पास है, और इसके साथ न्यूक्लियर का अभी तक फैसला नहीं हुआ है।
सो देयरफॉर वो चाहते हैं कि वो अपना लिवरेज को यूज करे, प्रेशराइज करे, अमेरिका को कंसेशंस दें। तो मेरे ख्याल में इट इज एक वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेशन। दैट्स वाई आप देखें जब इन्होंने कहा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं बातचीत को, तो अमेरिका का फौरन रिस्पांस आया और जिस तरीके से ट्रम्प ने कहा कि ही स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और ताकि उनको कहा कि आप आगे ना जाएं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर इजराइल पे भी है एंड अमेरिका पे भी है, ईरान पे इतना नहीं है क्योंकि ईरान के पास लिवरेज सारे उनके पास मौजूद है। सो देयरफॉर क्योंकि ट्रम्प की कोशिश ये है, देखें वेरी सिंपल, वो चाहते हैं कि ये जो जंग का खात्मा जल्दी से जल्दी हो जाए क्योंकि आगे मिड टर्म है, पब्लिक ओपिनियन के मसले हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेशर आ रहा है, उनके जो नुकसान हुए हैं, उनके जो बेसिस डिस्ट्रॉय हुए हैं रीजन में, सब बड़ा प्रेशर है। तो देयरफॉर वो ही वांट्स की एक सेटल करके निकले और विक्ट्री डिक्लेयर करे ताकि वो मिड टर्म में कुछ न कुछ बेहतरी तरफ जाए। वेरएस इजराइल के लिए, इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो चाहते हैं दे वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो अगेंस्ट लेबनान पे हो, हमास के अगेंस्ट हो और प्रेजेंटली लेबनान में है, क्योंकि अगर ये जंग का खात्मा हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, देन नेतन्याहू विल लैंड इन जेल, क्योंकि ऑलरेडी समझ ले वो इज अ कन्विक्टेड पर्सन, वो जेल चला जाएगा क्योंकि तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। सो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दैट्स वाई देखें कि जिस तरीके से वो प्रोलॉन्ग किया, अभी वो ऑलमोस्ट दे आर 40 किलोमीटर इनसाइड सदर्न लेबनान और आउटस्कर्ट्स पे पहुंच चुके हैं बैरूत के। सो ये ऑब्जेक्टिव्स इन सब के हैं, लेकिन अभी तक हम देखें ओवरऑल देखा जाए तो ईरान इज एक डेफिनेट स्ट्रांग पोजीशन पे है एज कंपेयर टू अमेरिका। सो दैट्स वाई ये है, लेकिन बातचीत जारी रहेगी और होपफुली आप देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। सर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि नेक्स्ट वीक तक चीजें सेट हो जाएंगे, बट स्टिल द कोर इश्यूज वही है, न्यूक्लियर और स्टेट ऑफ उसकी मॉडलिटीज पे बातचीत हो रही। बिल्कुल उतार चढ़ाव आएंगे लेकिन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे अल्टीमेटली। सर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को जो फ़ोन किया है और पाकिस्तान ने भी जंग बंदी के तसलसल की तायद की है, इस वक्त जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान हम देख रहे हैं कि शदीद बदएतमादी की फ़िज़ा है, ईरान का पाकिस्तान से ये राब्ता कितना इंपॉर्टेंट है? क्या पाकिस्तान इस बहरान में मज़ीद कोई मौसर किरदार अदा करने की पोजीशन में है? देखा ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है। दैट्स वाई पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है कि ट्रस्ट का जो लेवल है, ईरान का इतना ट्रस्ट है, गल्फ कंट्रीज का आपके ऊपर ट्रस्ट है, अमेरिका का आपके ऊपर ट्रस्ट है। दैट्स वाई ईरान ने अपना कंसर्न कन्वे किया है थ्रू पाकिस्तान की, भाई आप अमेरिका को बताएं जो लेबनान में हो रहा है और स्पेशली जो लेबनान में वाकयात हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो वही हमास के जो गजा में हुए थे तो वहां पे भी साउथ लेबनान में हो रहा है और वहां पर आप देखें ना कि डायनेमिक्स लेबनान के अंदर भी तब्दीली हो, उसमें बहुत सारी कुछ तब्दीलियां रुनुमा हो रही है। सो पाकिस्तान के जहां तक किरदार है, देखें पाकिस्तान विल कंटिन्यू बैक चैनल, यकीनन बातचीत हो रही होगी और यकीनन देखें चीजें रुकेंगे नहीं और सबका इंटरेस्ट है कि बातचीत को आगे जाके चीजें सेटल करें, क्योंकि देखें कि अब इंटरेस्ट जो स्टेक होल्डर्स है, अमेरिका भी है, ईरान भी है, वो बाकी गल्फ कंट्रीज भी है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आप देखें, द इकोनॉमिक पेन्स जो महसूस की जा रही हैं, स्पेशली आप देखें ना कि लोगों ने कंपैरिजन किया कि ईरान के अंदर जो तेल मिल रहा है 3 to 4 सेंट का है 1 लीटर, जबकि वही आप दुनिया में आप देखें कि अमेरिका में इट इज ऑलमोस्ट $5 और रेस्ट आप बाकी दुनिया में इसकी इम्प्लीकेशन देखें। इसी तरह गैस की जो कीमतें 100% इंक्रीज हो गई हैं, तो ईरान पे इतना असरार नहीं है। देखें ना, अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, अगर वो कोई समझते हैं कि नेवल ब्लॉकेट से आपने प्रेशर तो रखा है, लेकिन ईरान के पास सेंट्रल एशिया का रास्ता है, कैस्पियन से रास्ता है उनका, रशिया की तरफ जाता है और इराक से तुर्किया और वो मेडिटेरियन सी भी जा सकते हैं, ऑप्शन उनके पास। अमेरिका के लिए डिफिकल्टीज थे, हाउ लॉन्ग दे विल सस्टेन नेवल ब्लॉकेट, कब तक रहेंगे, को डेली खर्चे कितने हो रहे हैं। सो प्रेशर हर लिहाज से अमेरिका पे है। तो अभी मेरा ख्याल में देयरफॉर पाकिस्तान का और इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी ख्वाहिश है कि चीजें सेटल हो जाए। आप देखें
कल से जब से ये सस्पेंशन हुआ है, दोबारा कीमतें जो है कि $7 से $8 चढ़ गई हैं, तो वो इम्प्लीकेशन। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, प्रेशर तो है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बुकाई का एक बड़ा जानदार जुमला अगर हम नोटिस करें कि अमेरिका और इसराइल को दो अलग फरीक तस्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेबनान पर हमले की मुशावरत वाशिंगटन के साथ हुई थी, तो ट्रंप का नो इशू वाला बयान दरअसल इसराइल को खुली छूट देने की एक दरपर्दा कोशिश नहीं लगती आपको? ये दो चीजें हैं इसमें, देखें कि एक तो बड़ी हैरत वाली इसलिए बात है कि अमेरिका ही वो मीडिएशन करवा रहा है, जो खुद एक फरीक है, जो खुद इसमें इन्वॉल्व है। और फिर दूसरी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये कहा गया, सोचा लिखा भी यही जा रहा है कि उस बातचीत के सीज फायर के आड़ में जो इजराइल को कहा गया है कि आप जितना घुस सकते हैं घुसे लेबनान के अंदर। दैट्स वाई आप देखें कि किसी जमाने में येलो लाइन की बात हो रही थी, फिर लिटानी रिवर दैट इज 32 किलोमीटर इनसाइड लेबनान, अब उससे भी आगे निकल के जहरानी रिवर है दैट इज 40 किलोमीटर इनसाइड लेबनान, वहां जा चुके हैं। तो इसका मतलब है आउटस्कर्ट लेबनान में, बैरूत में पहुंच चुके हैं, पहले भी ये इस तरह करते रहे हैं। सो अब वहां पे लेबनान में नबी बैरी है लीडर है, अमल मलेशिया है, ये पास्ट में 80s में वहाँ पे बड़ी लड़ती रही है, वहाँ पे जब फैक्शनल फाइटिंग भी थी इसराइल के अगेंस्ट भी लड़ते रहे हैं स्पेशली। तो उन्होंने ये कहा, उनके लीडर है नबी बैरी है, ओल्ड मैन नाउ, उन्होंने ये कहा भाई अगर इसराइली इस तरह गुस्से हैं तो कौन लड़ेगा भाई, हम लेबनान का दिफा कौन करेगा? उन्होंने कहा हिजबुल्लाह ने तो कर रहा है, तो इसके अलावा कौन होगा? सो वहाँ पे ये कंसेप्ट है अभी वहाँ पे ये उठ रहा है, तो देयरफॉर मेरे ख्याल में रियलाइजेशन भी है, और होपफुली मेरे ख्याल में जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन, अनफॉर्चुनेटली आप देख लेना कि आपके यूनाइटेड नेशन की क्या हैसियत रह गई है, खाली बस बयानबाजी, लेकिन जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हमने साउथ लेबनान में देखी है और गजा में देखा है, इस तरह के हालात है, और फिर मुसलमानों में आपस में यूनिटी नहीं है, और so therefore we are giving opportunity और टाइम दूसरों को दे रहे कि आप आए और मारे। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान जो है इसमें अपना किरदार भी अदा कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, लास्टली जरा इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो वार्निंग दी है कि नताइज के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे अगर ये जंग बंदी अब मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है और लबनान से इसराइली अफवाज वापस नहीं आती, तो क्या हम आने वाले दिनों में अपना हुर्मुज़ या खलीज फारस में तेल की सप्लाई लाइन्स पर बराह रास्त तसादुम देख रहे हैं? देखें, ये तो लॉस्ट ऑप्शंस में है और इसमें भी बातचीत हो रही है। अगर ये हालात सेटल नहीं होते तो फिर अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? फिर एक ऑल आउट जंग हो सकती है, और उसमें उनकी कोशिश ये होगी कि वो जो आइलैंड्स हैं इसमें जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में उसको कैप्चर करें, उसके बाद वो कुछ असर वहाँ पर है, इसके बाद दे कैन डिक्लेयर विक्ट्री, नेवल ब्लॉकेड पे जा सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही फिर ईरान के पास ये है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही, ईरान के पास 70% उनके मिसाइल जो स्टोरेज है साइलोस में इंटैक्ट है, सो दे हैव द कैपेबिलिटी। अब जब उन्होंने ये कहा हम आपको सरप्राइज दे सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनके पास लॉन्ग रेंज वेब मिसाइल्स भी मौजूद है, सो दे कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया है। और फिर एट द सेम टाइम जो आपने बात की है, देखिए दिस इज पॉसिबल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, हुती इसको कह देंगे आप रेड सी को बंद कर दें, बाब अल मंदब को क्लोज कर दें, तो इट विल हैव डिजास्टर्स इम्प्लीकेशन की वर्ल्ड इकोनॉमी में। ऑलरेडी एक से मुश्किलात थी, तो आप अंदाजा कर रहे हैं दूसरी जब स्ट्रेट बंद होती तो इसकी क्या सीरियस इम्प्लीकेशन होगी। तो दैट्स वाई ज्यादा लोग महसूस, दूसरे मुल्क महसूस ज्यादा कर रहे हैं कि जिसकी इम्प्लीकेशन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर ज्यादा है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपके वक्त का। और हम देख भी रहे हैं खित्ते पर इसके असरात भी दिखाई दे रहे हैं। अगर जंग बंदी नहीं होती है तो मुआशी तौर पर भी, और हम काफ़ी नुकसान उठाने वाले हैं। तमाम ममालिक अगर हम देखें मुआशी तौर पर इस वक्त अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, और अब नए हुर्मुज़ को लेकर अगर ये बंद रहता है और इस तरह की कोई पॉलिसी सामने नहीं आती है तो भी कहीं ना कहीं तेल की किल्लत भी होगी, पेट्रोल प्राइसेस भी हाई होंगी, और जंग बंदी की तरफ मुझे नहीं लग रहा कि सूरत हाल जाती है। स्पॉइलर के होते हुए आप किस तरह से जंग बंदी का सोच सकते हैं? मतलब पहले से मालूम था कि ईरान पर शायद बराह रास्त इसराइल जो है वो अटैक ना करे, हमला ना करे, लेकिन लबनान पर हमला करेगा, क्योंकि इसराइली अच्छी तरह जानता है कि अगर वो लबनान पर हमला करेगा तो ईरान जो है वो इस मामले पर मुज़ाहमत भी करेगा, एहतजाज भी करेगा। और वही हुआ कि जब लबनान पर इसराइल ने हमला किया तो फिर
ईरान भी जनाब डट कर खड़ा हो गया, मुज़ाकरात से इनकारी है, लेकिन ये सूरत हाल किसी के लिए भी आइडियल नहीं है। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, या उनकी इंटेंशन है भी इसको कंट्रोल करने की या नहीं है, इस मामले पर नज़र रखेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जनाब बाज़ दफ़ा तो हमारी जो पंजाब पुलिस है, आप समझें कि कोई 120 या 150 की स्पीड से ये काम करती है वहाँ। अब 3 दिन पहले अगर देखा जाए तो अमेरिका से टर्किश एयरलाइन पर एक स्विस नेशनल खातून सोफिया मारिया मिलर लाहौर पहुंचती हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते ही अचानक वो गायब हो जाती हैं। उनका नेपाली शोहर पैनिक करता है और थाना सरवर रोड में सीधा अगवा का पर्चा कटवाता है। हमारी पुलिस ने चंद ही घंटों में जनाब एक निजी सोसाइटी के होटल पर छापा मारकर खातून को बाहिफाजत रिकवर कर लिया और कुछ बंदे भी धर लिए गए हैं। सवाल ये कि क्या ये वाकई अगवा था, किसी फ्रॉड का मामला था, या फिर कहानी में अभी कुछ और ट्विस्ट भी बाकी है? जी बिल्कुल, और यही वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़र्द का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की शहरियों के एतमाद का और सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर कुछ टूर ऑपरेटर्स के झांसे में आई थीं, और जबकि हम देख रहे हैं पुलिस का कहना है कि तहकीकात अभी जारी हैं और मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। इस पूरे केस की ताज़ा अपडेट्स क्या है, तहकीकात किस समत की तरफ बढ़ रही है, जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से आप इस केस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि स्विस खातून के लाहौर पहुंचने से लेकर बाजियाबी तक का मुकम्मल टाइमलाइन क्या बनता है, और आखिर इन चंद घंटों में क्या कुछ हुआ है? जी बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा एक कह सकते हैं कि चैलेंज था लाहौर पुलिस के लिए कि एक जो स्विस नेशनल खातून जो एयरपोर्ट से अभी लाहौर जो उतरी है तो उसी दौरान वो लापता हो गई। तो उसके बाद जो उनके शोहर हैं उन्होंने फौरी तौर पर जो मुकामी थाना था वहां पर उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई कि सोफिया मारिया मिलर के अगवा का जो है मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। जैसे ही खातून तुर्किश एयरलाइन का पता चला तो आला हुकाम भी जो है वो फौरी तौर पर हरकत में आ गए कि ये अमेरिका से लाहौर पहुंची और यहाँ एयरपोर्ट पर फौरी तौर पर गायब हो गई। तो मुतलका जो कैंट एसपी हैं, जो थाना सरवर रोड की पुलिस है, फौरी तौर पर उन्होंने इसको ढूंढना शुरू किया और उनकी लोकेशन लेना शुरू कर दी। और सबसे पहले उन्होंने इस जो शोहर है इनके उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया अगवा का, और उसके बाद उनकी तलाश शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने तलाश शुरू की और बड़ी मेहनत के बाद जो एसपी कैंट है अख्तर नवाज, उसके बाद लाहौर पुलिस ने फौरी तौर पर वो राबता किया, और राबता करने के बाद पता चला कि जो खातून अगवा हुई है वो एक मुकामी होटल से उन्होंने बाहिफाजत जो है वो बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। और ये सोफिया मारिया मिलर अमेरिका से तुर्किश एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंची थी। अच्छा रमजान, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि बाहिफाजत खातून को रिकवर किया गया है, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, बताइएगा कौन लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? कोई टूर ऑपरेटर्स के झांसे वाला मामला भी जो है वो सामने आ रहा है, कितनी हकीकत है इसमें? जी बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ये बेसिकली एयरपोर्ट लाहौर जब पहुंचने के बाद स्विस नेशनल खातून के लापता होने का जो मामला सामने आया था, तो फौरी तौर पर जो इनके शोहर उन्होंने आपको बताया कि अगवा का मुकदमा दर्ज कराया, तो पुलिस ने चंद घंटों में अगवा के मुकदमे में मतलूब स्विस नेशनल खातून का बाफाजत जब इसको बाजियाब करा लिया, तो पता चला कि एक जो है टूर ऑपरेटर, जो फ्रॉड टूर ऑपरेटर के झांसे में ही आई थी। और उसके बाद पुलिस ने इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया और उस होटल से जो बाकी इनके साथ साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया, और वाकई के मजीद हकायक भी जानने के लिए उन्होंने कोशिश की। और जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा था वो बड़ा ही वसी कर दिया गया कि आया कि इसके पीछे हकायक क्या थे और ये फ्रॉड टूर ऑपरेटर इसके कैसे झांसे में आई। तो इस हवाले से एसपी कैंट और एसपी इन्वेस्टिगेशन ने इस टूर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया और इनसे तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि आया कि ये गैंग है पूरा या इनके पीछे कोई और भी लोग हैं कि या
तो मिर्जा जैसे ही रमजान भाई, एक- जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया, तो कुछ पता चल सका है ये एक मुनज़्ज़म जो नेटवर्क है कब से ऑपरेट कर रहा है, कब से लोगों को इस तरह से झांसे दे रहा है? और अगर इस तरह से हो सकता है तो फिर तो कोई भी गैर मुल्की महफूज नहीं है, उनका बड़ा ट्रस्ट है, सिक्योरिटी है, लेकिन यस ये क्रेडिट जाता है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिमान को पकड़ लिया। जी बिल्कुल जी, ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो एक लाहौर एयरपोर्ट पर जो रैकी करता है, और जो जैसे ही ये बाहर से लोग आते हैं और उनको ये अपने झांसे में लेता है, इसके पीछे एक जो पूरी एक कह सकते हैं हम कि मुनज़्ज़म गिरोह के पीछे और भी लोग मौजूद है, जहां तक पुलिस ने अभी पहुंचना और उनको भी गिरफ्तार बिल्कुल करना ठीक है मिर्जा रमजान, इस पुलिस हवाले इस से- मामले पर काम कर रही है और तहकीकात मजीद की जा रही हैं गिरफ्तारियों के बावजूद भी कि क्या ये मुनस्सब नेटवर्क इससे पहले किस तरह की वारदातों में मुलव्वस है और कितने मुतासरीन जो हैं उनको भी तलाश करने की जा रही। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ डिटेल्स जो है इस वाक़े के मुतालिक शेयर कर रहे थे। लेकिन यकीनन इंटरनेशनली देखा जाए तो पंजाब पुलिस का एक अच्छा इमेज जो है वो गया है कि किस तरह पंजाब पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ खातून को बाजियाब करवाया बड़े कम टाइम के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्ज़िमान थे उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। तो देखते हैं तहकीकात में मजीद क्या कुछ सामने आता है। मजीद क्या कुछ सामने आता है। और यहाँ पर गैर मुल्कियों के लिए भी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि जैसे ही आप लैंड करते हैं ना, वो बहुत सारे झुरमट बना के कोई ना कोई आपको घेरने की कोशिश कर रहा होता है। तो एहतियात वहाँ भी करनी चाहिए कि हर किसी पे आप ट्रस्ट कर लें, ये भी थोड़ा डेंजरस होता है। तो हर तरफ से ही कहीं ना कहीं हमें होशियार रहकर चलना चाहिए। और इवन पाकिस्तानियों के लिए भी, आवाम के लिए भी यही है कि एयरपोर्ट जाएं तो इस तरह के लोगों से ज़रूर बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ट्रैप करने आ रहे होते हैं। कोई आपको कहता है मैं जी टैक्सी ले लें, कोई इस तरह कहता है मेरे सिम यूज़ कर लें या कार्ड यूज़ कर लें। बहुत सारे हेल्प करने आते हैं और वो आपको नहीं पता कि किस तरह का आपको ट्रैप कर सकते हैं। खैर अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, जैसे ही जून की कड़कती धूप और गर्मी शुरू होती है तो जहां एसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं हमारे पेट के मामलात भी कुछ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर ऐसे मौसम में जब हम बाहर का कुछ भी चटपटा खाते हैं और फिर अगली सुबह हॉस्पिटल के जनाब चक्कर लग जाते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग हर पेट की खराबी को आम डायरिया समझकर खुद ही मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लाकर खा लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये आम डायरिया भी हो सकता है और ख़तरनाक फूड पॉइजनिंग भी, जो अगर बिगड़ जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। ख़ास तौर पर हमारे घरों में मौजूद बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये बहुत ही हसास मसला बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज भी ये कहकर कर दिया कि गर्मी है, मौसम तब्दील होता है तो ये होता ही होता है। लेकिन गर्मी की वजह से जरासीम जो हैं वो जल्दी फैलते हैं, खाना जल्दी ख़राब हो जाता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट ख़राब है या हंगामी सूरत हाल है। हम क्या करते हैं जी, ORS भी पी लेते हैं समटाइम्स, और वो कितना पीना है, क्या क्वांटिटी और कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए ये भी नहीं पता होता। सारे देसी टोटके हम खुद ही आजमाते हैं, खुद ही घर में डॉक्टर होते हैं, कुछ भी पेट का खैर मसला होता है तो अब पता नहीं है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ये तो कोई माहिर शख्स ही बता सकता है कि किचन की चीज़ों से हम हर्बल तरीके से अपनी तबीयत को कैसे बेहतर कर सकते हैं और गर्मियों में क्या एहतियात करनी चाहिए। तो बहुत ही इंतहाई मोतबर और जानी मानी शख्सियत माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त का वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जो आए रोज़ जब भी गर्मी आती है तो प्रॉब्लम सबसे पहले फूड पॉइजनिंग का होता है या वॉमिटिंग लोगों को बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, खाते हैं या दिल नहीं करता, और अगर खा लिया है तो बस बाहर निकालने को दिल करता है। ये क्या कंडीशन है, क्या अलामात है, कैसे पता चलेगा ये फूड पॉइजनिंग है या एक नॉर्मल हम कोई डाइट हैबिट है जिसकी वजह से परेशान है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। ये जो फूड पॉइजनिंग ये बेसिकली बीमारी है। डायरिया बाजू का अलामत है, किसी भी वजह से मसला बन जाता है। अगर हम तिब के हवाले से देखें तो एक होते हैं पेचिश, एक होते हैं इसहाल। अब जो इसहाल है वो अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, मसलन आपने फ्रिज के अंदर पड़े हुए चावल खा लिए बासी, उससे भी हो जाता है। बाजू का आपने कोई फल ऐसा खा लिया उसकी वजह से हो गया, यानी कि जैसे हम तरबूज खा लेते हैं बाजू का तो उसकी वजह से मसला बन जाता है। बाजू का कोई खुराक ऐसी खा ली उसकी वजह से मसला बन जाता है। सही। इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर औकात मसला आता है कि वॉमिटिंग भी आपको आती है, उल्टी और मोशन दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और इसमें पेट में दर्द नहीं होता। और इसहाल जो है, ये जब इसहाल होती हैं तो 1 या 2 मोशन के बाद इंसान के अंदर से पानी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उससे फिर ड्रिप की ज़रूरत पेश आ जाती है। सही। अगर आप उसे फौरी तौर पे तिब्बी सहूलियात ना दें तो जान का ख़तरा भी हो सकता है। लेकिन इसका इलाज घर में अगर आप करना चाहें तो बड़ा सादा सा है।
आप लौंग और दालचीनी और पुदीना, ताज़ा पुदीना ले लें, लौंग और दालचीनी, इसका कहवा बना के इसमें थोड़ा सा ना ये लेमन निचोड़ दें, हल्का सा, ठीक। ये निचोड़ के तो थोड़ा सा 2-4 चम्मच पिला दें तो फौरी तौर पे वो वॉमिटिंग, उल्टी और मोशन रुक जाते हैं। उसके बाद आती हैं पेचिश। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात जैसे अब ईद गुजरी है तो आप गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं, आपने बीफ, चिकन, मटन ज़्यादा खा लिया, इससे अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाएगी। अब इन्फेक्शन जब होती है तो इसकी वजह से पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। अब पेट में दर्द होके जब मोशन आता है इसको पेचिश कहती है। अब बाज़ औक़ात इसकी वजह से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि सादा ग़िज़ा देती हैं, जैसे आप उबले चावल दे दें, दलिया जौ दे दें, कोई भी सादा ग़िज़ा इसमें इस्तेमाल करवाएं तो इससे तबीयत बहाल हो जाती है। और इसके लिए अगर आप पुदीना सादा इसका कहवा बना के दे दें, ये भी बड़ा अच्छा है। और इसके लिए बड़ा बेहतरीन एक नुस्खा है जिसमें मोचरस और बैलगिरी, ये 2 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर आपको पेट में दर्द हो के मोशन आ रहा है, बच्चा है, बड़ा है, तो फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, उन्हें भी मोशन लग जाती हैं, तो वो तो उस वजह से होती हैं, लेकिन उसमें भी ये दवाई फ़ायदा करती है। इसमें ये बैलगिरी है और ये मोचरस है, दोनों चीज़ों का पाउडर कर लें, 2-3 चुटकी पानी के साथ खिला दें, फौरी तौर पे आपके पेचिश जो है वो रुक जाएंगे। उसके बाद होता है आंतों में जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो बाज़ औक़ात फौरी तौर पे ठीक नहीं होती है, आप दवाइयाँ लेते रहते हैं लेकिन वो मसला हल नहीं होता। उसके लिए फिर आप करते हैं कि आपके घर में हल्दी पड़ी होती है, हल्दी अक्सर होती है, उसके बाद ये सौंफ और मुलट्ठी, ये 3 चीज़ें लेके इसका फ़ाइन पाउडर कर लें। फिर जितनी मिकदार इसकी लेनी है आपने चम्मच का 1/4 हिस्सा, इसके साथ आपने चम्मच का 1/4 हिस्सा छिलका इसबगोल ले लेना है, वो आपने शामिल करके दोनों चीज़ों का मिक्सर बना के तो चम्मच का आधा हिस्सा, छोटी चम्मच का, ये इस्तेमाल करवाना है। इससे फौरी तौर पे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। बाज़ों का पेट में दर्द अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, आप 1 गिलास या आधा गिलास ठंडा पानी ले लें, उसे मीठा करना मीठा कर लें, उसमें आप छिलका इसबगोल डाल लें, एक दफ़ा हिलाएं और फ़ौरन पिला दें तो फौरी तौर पे पेट की दर्द जो है वो ठीक हो जाती है। और हकीम साहब ये जो आप बता रहे हैं हल्दी, सौंफ और मुलट्ठी, ये मतलब गले के इन्फेक्शन के अलावा भी आपकी आंतों का भी इन्फेक्शन है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है उसके लिए भी ये कारगर है, ये बेहतरीन है। ख़ुसूसन ये आंतों के इन्फेक्शन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ऐसे लोग जिनके पेट में अक्सर दर्द रहती है या 3-4 दफ़ा स्टूल पास करते हैं, अब इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ रहना शुरू हो गया, तो जब आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म होगा तो खुद ब खुद एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ भी कम होना शुरू हो जाएगा। तभी आप कहते हैं कि ये पाउडर जो है हर घर में होना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, हम ये भी देखते हैं कि गर्मियाँ आती हैं तो खाना ख़राब हो जाता है या बुस जाता है, बासी हो जाता है, खाना रखा है, सर्दियों में तो हम खाना बाहर भी रख दें तो प्रॉब्लम नहीं होती, और फिर हमें आइडिया भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ ख़राब हो गई। समटाइम्स तो कोई खा भी ले और आइडिया नहीं है और फिर वो तबीयत ख़राब हो जाती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? कितने गर्मियों में ना अब देखिए हरारत बढ़ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इससे ना बड़ी जल्दी बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो आप सर्दियों में ख़ास तो ऐसा मसला नहीं होता, सर्दी की वजह से आप कोई सालन बन गया, आप बाहर भी रखें तो ख़राब नहीं होता। और गर्मियों में ख़ुसूसन दूध बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, राइस है वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, आप सालन कोई भी बनाए, ख़ास करके तो कोई भी आप गोश्त ले लें वो भी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। यानी कि सालन कोई भी होगा आपने बाहर रखा है फौरी तौर पर वो ख़राब हो जाना है। एक तो गर्मियों में कोशिश करें कम बनाएं और उसे उतना बनाएं जितना आप सर्व कर लें, इस्तेमाल कर लें। अगर बन गया है तो उसके सेफ्टी के लिए फिर आप अगर फ्रीज़र है तो फ्रीज़र में, अगर फ्रीज़र नहीं है तो फिर जगह जहाँ पे भी आपने, अगर कोई कच्ची जगह है या पक्की जगह, कोई नीचे ऐसी चीज़ हो जो ठंडक पहुँचाए। नहीं तो बाज़ औक़ात पहले क्या करते थे, किसी टब में पानी रख के तो उसके अंदर रख देते थे बंद करके, तो फिर भी वो कुछ अरसा निकाल जाता था। अब ऐसी चीज़ें जब बासी हो जाती हैं उसको जब खाया जाता है तो इससे फिर जो होता है ये ख़तरनाक होता है, फूड पॉइजनिंग। ये क्या करता है, इसके खाने से फौरी तौर पे उल्टी, खट्टे, डकार, वॉमिटिंग, अजीब सी कैफियत होती है, फिर साथ मोशन भी लग जाते हैं। इसका बड़ा सादा सा इलाज है, फौरी तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये मसला बना है तो लौंग और दालचीनी अक्सर घर में पड़े होते हैं मसाले में, निकालें, कहवा बनाएं, लेमन निचोड़ के फ़ौरन पिला दें ताकि उसका जो पानी की कमी आ रही है फौरी तौर पे वो रुक जाए। उसके बाद उसे आप कोई भी लेमन वाला पानी पिला दें, कुछ भी दे दें जिससे पानी की कमी पूरी होना शुरू हो जाए। अच्छा हकीम साहब, अभी तो जून है लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे कि तरबूज का जब आगाज़ हुआ सीज़न का तो लोगों को तरबूज खाने से बड़े मसाइल हुए। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी आपने भी चीज़ें सुनी होंगी
क्या ये बातें ठीक है? कोई हमारा खाने का पैटर्न गलत है या कोई तरबूज में मसला है? क्या प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से लोगों का पेट खराब हो रहे हैं? अच्छा, ये अगर तरबूज की बात की जाए तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो हैं जी, वो तरबूज खा रहे हैं साथ पानी पी रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। नहीं तो मैं अक्सर कहता हूँ जो ऐसा कर रहा है ना, मुसलसल 3-4 दिन करके देखे। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर असाबियत है, रतूबत है, इसके अंदर पानी 90% है। ठीक। और वो पानी और सादा पानी में फ़र्क है। ठीक है। अब वो नेचुरल मीठा है और उसका पानी के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है, वो सादा पानी उसको मिक्स करेंगे तो वो नुकसान में जाएगा। सही। एक दिन पी लिया कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार पियेंगे तो आपके अंदर असाबियत ठंडक पैदा करके आपको फूड पॉइजनिंग होगी। अच्छा। आज नहीं होगी तो कल होगी जरूर। उसके बाद तरबूज में भी मसला होता है, बाजू का तरबूज ज्यादा पका हुआ हो तो उससे भी ये मसला हो जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि अक्सर औकात हम बाहर जाते हैं बाजार में, अक्सर बाजारों में देख आपने वो शरबत लगे होते हैं, इमली आलू बुखारे का, या स्कंजबीन लगी होती हैं, या इसी तरह कोई पराठे, कोई ऐसी चीज़ें जो खुली फ़ज़ा में सामने बन रही होती हैं। ऐसी चीज़ों से बहुत जल्दी आपका पेट खराब होता है। आप एहतियात किया करें, कोशिश किया करें घर से आप कोई ना कोई चीज़ ले के निकलें खाने के लिए, और घर में ही आके खाएं। क्योंकि एक तो हाइजेनिक तरीके से देखा जाए तो वो अपने पता नहीं उन्होंने हाथ अच्छे तरीके से धोए थे या नहीं धोए थे। फिर वो चीनी की जगह पे स्क्रीन तो नहीं इस्तेमाल कर ले, तो ये भी नुकसानदेह है। फिर उसके बाद जब आप वो मट्टी, डस्ट, वो सारी चीजें, फिर उनके पता नहीं बर्तन भी अच्छे तरीके से साफ किए नहीं किए, फिर भूखे रहने से आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये खा के आपको मसला जरूर होगा। अब भूखे तो आप देखें ना, सहाबा कराम की जिंदगी देखी, उन्होंने गुठलियां चूस के कितने कितने दिन जंग लड़ी है। तो इसका मतलब भूख से इंसान को कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन 4 दिन से इंसान की बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। ठीक है, हल्की सी वीकनेस आएगी। लेकिन अगर आप ऐसा खाना खा लेंगे, अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया हो गया, तो ये डायरिया होता तो 1-2 दिन है, लेकिन इसकी जो कमजोरी होती है वो पूरा महीना खत्म नहीं होता। तो इसलिए जब ये मसला बने तो इसमें एहतियात करेंगे तो इस मसले से बचे रहेंगे। और इंसान देखे ना, जब ये इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इतना सा मुंह निकल आता है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। और वाकई जैसी गर्मियाँ आती हैं, हम अपनी डाइट चेंज नहीं कर रहे होते, हम उसी तरह ही खाना भी खा रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें भी खा रहे होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम कर रही होती हैं। और बाहर का तो फिर हम छोड़ नहीं सकते, ये भी ज़्यादा डेंजरस है। तो खाने पे ज़रा हाथ हल्का रखें, और जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वैसे भी मिर्च मसाले भी कम इस्तेमाल करें, ज़रा लाइट डाइट जो है वो आप लें। गर्मी जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो जनाब अपना ख्याल रखना आप पे ज़रूरी है। और हमने भी आपको बता दिया कि क्या आपने एहतियात जो है वो लाजमी करनी है। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और उज़ैर, पहले ज़माने में कहा जाता था कि जी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जहां पर रिश्ते हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद घर घर में एक ही बात सुनने को मिलती है कि जी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शिकायत सिर्फ वालिदैन ही नहीं बल्कि लड़के और लड़कियां भी कर रहे हैं। एक तरफ तो तवक्कुआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं, स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। दूसरी तरफ जी ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं कि किस पर एतमाद किया जाए, किस पर ना किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और माहम सोशल मीडिया ने इस बहस को और भी दिलचस्प बना दिया है। कोई कहता है मयार बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए हैं, कोई कहता है कि लोग हकीकत से ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं। फिर रिश्ते तय होने से पहले मालूमात की तस्दीक, माली मामलात, ख़ानदानी माहौल, मुस्तकबिल के मंसूबे, इस तरह के सवालात भी पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 2026 में नौजवान आखिर अपने जीवन साथी में क्या खूबियाँ तलाश कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रिलेशनशिप कोच मिसेस अली, लेते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मिसेस अली, कहिएगा कि आजकल तकरीबन हर घर में ये शिकायत क्यों सुनने को मिलती है कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा? मसला रिश्तों की कमी का है या फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? और ये जो आपने मुझसे सवाल किया, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि ना तो रिश्तों की कमी है, लेकिन आपकी जो अनएक्सपेक्टेशंस है ना, इतनी ज्यादा आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं। हर आपको बंदा जो है वो मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट चाहिए। तो शादी करने के लिए आप 10 में से 10 जो बंदा ढूंढ रहे हैं या 10 में से 10 जो लड़की ढूंढ रहे हैं, वो आपको नहीं मिल सकती। हम लोगों को ये कहते हैं कि जी आप कम से कम 7, 8, 9 कुछ तो ओके करो, लेकिन वो तस्वीर प्रोफाइल को देख के जब रिश्ते को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं और मिलते नहीं है, तब ज्यादा प्रॉब्लम आती है। रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए किसी मिस परफेक्ट या मिस परफेक्ट की जरूरत नहीं है। रिश्ता कामयाब होता है कंपैटिबिलिटी से।
और सही। जब कोई रिश्ता कामयाब नहीं होता तो फिर ये सुनने में आता है कि जी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, तो तब कंपैटिबिलिटी को फोकस नहीं किया जाता, तब बाकी चीजों को फोकस किया जा रहा होता है। और जब रिश्ता कामयाब नहीं होता तो पीछे वजह निकलती है कंपैटिबिलिटी की। तो भाई पहले कंपैटिबिलिटी को फोकस करें बनिस्बत अपनी रिक्वायरमेंट्स के। अच्छा मिसेस अली, हम सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, जितना ग्लोरीफाई किया गया है रिलेशंस को, कपल गोल्स को, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेट तो हो गया है कि बहुत ज़्यादा जी लविंग पार्टनर हो, केयरिंग पार्टनर हो, ऐसा हो, ये वाली सारी सहूलियात मौजूद होंगी किसी एक इंसान के साथ रहने में तो शायद हम जी गुजारा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये भी सामने आता है कि जी 23 साल की उम्र में अगर आपकी शादी नहीं हुई है और 25 आपने क्रॉस कर लिया, इट मीन्स कि आप एक डिवोर्स से बच गए हैं। तो लोगों का एक ये माइंडसेट बन गया हुआ है कि 30 के बाद शायद एक स्टेबल मैरिज हो सकती है, या फिर 30 के बाद ये समझ आ जाता है कि शादी करनी ही नहीं चाहिए। ये दोनों बातें, क्योंकि वो हमारी खवातीन की साइड से अगर मैं बोलूँ, वो 30 प्लस में इतनी ज्यादा मेच्योर हो जाती हैं कि उनको अपने साथ के 35-36 वाले लड़के वो किसी गिनती में या खाते में ही नहीं लाती। वो हमेशा खुद से जो है वो उनको कंपैरिजन करना शुरू कर देती हैं, स्टेबिलिटी के हिसाब से भी, मेच्योरिटी के हिसाब से भी, और फैमिली स्टेटस और लाइफ स्टाइल के हवाले से भी। एक लड़की है जिसकी खुद 4-5 लाख सैलरी है या 1-2 लाख सैलरी है और वो इतनी मेच्योर इनफ है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले रही है, और वो लड़का जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में उसको लेके जाना चाह रहा है तो वो एडजस्ट नहीं करती। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि लड़कियां यहाँ पर आके अपना माइंड चेंज कर लेती हैं कि नहीं यार, अब हम इतने स्टेबल हो गए हैं, जब 30 सालों में किसी भी बंदे की हमें जरूरत महसूस नहीं हुई तो आगे 40 साल में हमें क्या महसूस होगी। तो शादी करके अपने ऊपर एक मैरिज का आपने जो है वो सर्टिफिकेट लेना है तो इसको छोड़ ही दें। बहुत सारे लोग इस तरीके से सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं कि अगर पार्टनर मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो आपको पता है जिंदगी की गाड़ी तो वैसे भी चल रही है, किसी पार्टनर की ऐसी रुक थोड़ी रही है। बिल्कुल सही। मिसेस अली, हमें ये भी बताएं कि 2026 की हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड्स कितने तब्दील हुए हैं रुझानात के हवाले से अगर हम देखें तो वो जो सरकारी नौकरी, गोल रोटी वाले मामलात हुआ करते थे, स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, अब उनको किस चीज़ ने रिप्लेस किया आपकी नज़र में? उनको एक बड़ी चेंज ये हमने देखा है कि पहले बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी फैमिली की साइड से, लेकिन अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कैंडिडेट की साइड से। इवन दो कैंडिडेट अगर अंडर 27 भी है तो वो खुद जो है वो अपने फैसले ले रहा होता है, और फैमिली खुद उसको इन्वॉल्व कर रही होती है, वो भले लड़की हो या लड़का हो, कि जी बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्ची को समझ में नहीं आया। जबकि पहले अगर हम रिश्ते देखें तो अगर आपने वालदा के साथ एक मैच शेयर किया होता, वालदा खुद उसको प्रोसीड करती थी, बल्कि अपने साथ उस बच्चे को या बच्ची को लेके जा रही होती थी कि जी मैंने पसंद किया। लेकिन अब जो पसंद है वो कैंडिडेट की है, एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके से ये भी देखा जाए कि कम उम्री में बच्चों को इतनी ज्यादा समझे कि वो एजुकेट नहीं होते इन मैटर्स से रिलेटेड, वो सिर्फ तस्वीरों से और प्रोफाइल से अपने लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। जबकि अभी मैंने आपको कहा कि डिसीजंस जो है वो लोगों से मिल के लिए जाते हैं। कंपैटिबिलिटी तब पता चलती है जब दो बंदे एक साथ बैठते हैं, ना कि तस्वीर और प्रोफाइल से। लेकिन ये चीजें उनको समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि जी हम बहुत एक्सपर्ट है, तस्वीर देख के आइडिया लगा लेते हैं। जहाँ पे मिसेस अली जिस तरह से आप कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हैं, लोग शायद इसी वजह से सिचुएशनशिप में फंस जाते हैं, एक दूसरे को समझने के चक्कर में कि चलें लेट्स सपोज हम ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, शायद मामला जो है वो शादी की तरफ चला जाएगा। लेकिन शायद लोग रिलेशन में आते हैं, वो फिर सिचुएशनशिप में फंसते हैं और फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और फिर समझ आ जाती है इससे शादी नहीं करनी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन इसका ये भी है कि देखिए, जब हम देखें ना कि आपकी किसी से दोस्ती हो रही है, वो दोस्ती एक अलग टर्म है। लेकिन अगर आप देखें कि किसी से आपको मोहब्बत हो रही है या किसी से आपको कोई लगाव हो रहा है जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे, वो साइन एक डिफरेंट है। हम देखते हैं कि जी हमारी दोस्ती अच्छी हो गई तो जी ठीक है, दोस्ती अच्छी हो गई तो निभ भी जाएगी, लेकिन ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। दोस्ती होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है बीइंग अ हस्बैंड और बीइंग अ वाइफ। सही। अच्छा मिसेस अली, हमें ये भी बताइएगा कि फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है उसका कितना हम देख रहे हैं कि अब उसमें कमी हो चुकी है और कैंडिडेट जो है वो खुद ज़्यादा फैसला साजी में किरदार अदा कर रहे होते हैं, यानी उन्होंने फैमिली की जगह जो है वो अब खुद संभाल ली है, फ्रंट फुट पे वो खुद आ चुके हैं और फैमिली कहीं पीछे रह गई है। पहले तो देखा जाता था कि फैमिली जो है वही तय करती थी मामलात और कहा जाता था कि शादी जो है ये सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि ये दो ख़ानदान जुड़ रहे हैं आपस में।
ऐसे ही है। लेकिन सर अब ऐसा नहीं है ना, अब आप देखिए कितने सिंगल मीटअप्स निकल के आ गए। वहां की वीडियोस, वहां की टीजर्स, वहां की पिक्चर्स उठा के देखिए, वहां पे आपको फैमिली का कोई मेंबर नहीं मिलता। वहां पे कैंडिडेट इंडिविजुअल जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, गपशप होती है, फिर वो देखते हैं कि जी हमारी कंपैटिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही। कैंडिडेट ने अकेले जाके किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करवा ली है, कैंडिडेट ने अकेले ही जगह जगह जाके मीटअप्स करने शुरू कर दिए हैं, कैंडिडेट ने ही सारी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, जगह जगह जाके मेंबरशिप्स ले ली हैं। तो अब जो फैमिली है ना, और फिर बात ये है कि थोड़ा सा जब बंदा इस एज में आ जाए जहाँ पे उसको खुद पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर फैमिली वैसे ही स्टेप बैक करती है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इतना लड़का या लड़की हमारी काबिल हो चुकी है कि ये अपने फैसले खुद ले सकती है। तो फिर वो खुद ही जो है वो स्टेप बैक कर बिल्कुल लेते एक हैं और ये वो कहते फैक्टर हैं कि तो जी है, अगर लेकिन तुम्हें कोई मिसेस अली मिल जिस जाए। तरह से हम सोशल मीडिया पर देखें, एक प्रेशर तो है, इन्फ्लुएंसर्स का प्रेशर है, जिस तरह से शादियां होती हैं ग्लोरीफाई किया जाता है, कपल गोल करके भी, लेट्स सपोज जिस तरह से आप प्रोफाइल की बात करी हैं उस तरह से शायद लड़का शक्ल में इतना मेंटेन हो ना हो, लेकिन फाइनेंशियली अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो भी अट्रैक्शन हो जाती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं कि एक पीडीएफ फाइल की तरह अब एक इंसान को भी देखा जाता है कि वो किन चीज़ों को मीट कर रहा है, तो शायद ये कोलैबोरेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देखिए आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लड़की की प्रोफाइल हो या लड़की की प्रोफाइल हो। लड़का भी ये देखता है कि यार अगर लड़की 4 पैसे कमाएगी तो आगे फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, और लड़की ये देखती है कि यार अगर लड़का अच्छा कमा रहा है तो क्या पता इन फ्यूचर मुझे जॉब ना करनी पड़े। तो देखिए फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी तो हर बंदे के दिल में होती है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट तब मिलता है जब आपका पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आप मेंटली तौर पे खुद ही उसको कंपैटिबल फील करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऑल ओवर आपको पता है घर चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो कि रफ एंड टफ लाइफ स्टाइल से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी या उनकी जो डिफरेंट पिलर्स होते हैं जहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टैंड कर रहा होता है, वो सारे भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि वो एक जो खाना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वो फिल नहीं है और वो बहुत सारी चीजों से सफर कर रहे हैं। तो ये भी देखा जाता है यहाँ पे। सही एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत शुक्रिया मिसेस अली आपके। और वाकई जी हर कोई शिकवा करता हुआ नज़र आता है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन रिश्तों में अगर हम मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे या एक स्टैंडर्ड जो अपने जहन में सेट कर रखा है, तो सामने वाले ने भी कहीं ना कहीं कर रखा होगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिश्ते निभाने आने चाहिए। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन ईद तो गुजर गई, लेकिन सिनेमा घरों में जो फिल्मों की जंग शुरू हुई थी उसका बुखार अब भी उरूज पर है। इस बार बॉक्स ऑफिस पर 3 बड़ी फिल्मों ज़ॉम्बी, साइको और द लव दी सॉ के दरमियान ऐसा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला कि फिल्म बिनों की तो जनाब ईद ही हो गई। और एक तरफ हमारे सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा, शान शाहिद और फरहान सईद के जलवे थे, तो दूसरी तरफ महविश हयात, मीरा जी और ममाया शाह जाफर जैसी हसीनाओं की जानदार परफॉर्मेंसेस थी। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी पसंदीदा फिल्म के गुण गा रहा है, लेकिन सवाल ये कि सबसे ज्यादा नोट किस फिल्म ने छापे। वाकई, और फिल्म बनाना एक अलग बात है और आवाम को सिनेमा हॉल तक लाना बिल्कुल एक अलग फन है। और कुछ फिल्मों की अगर हम बात करें तो शायकीन ने फुल मार्क्स देकर सर आंखों पर बिठाया, जबकि कुछ करोड़ों के बजट के बावजूद नाजरीन को मायूस कर गई। और सबसे बढ़कर हमारे नाकदों को ये फिल्में कैसी लगी, इस ईद पर हम बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म छाई रही, इस पर जी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जाने माने बेबाक फिल्म और ड्रामा क्रिटिक हारून शोएब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हारून, सबसे पहले तो सीधा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस ईद पर ज़ॉम्बी, साइको और लव दी सो के दरमियान कड़ी टक्कर थी। नंबर 1 कौन सी रही, अवामी रद्द-ए-अमल क्या रहा, कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई रही और किसके चर्चे रहे हैं? अच्छा जी, अब आपने क्योंकि तीनों फिल्मों का जिक्र किया है और मुझे आपने जो है वो बड़े एक मुश्किल उसमें डाल दिया है क्वेश्चन में, तो साफ बात है जनाब, ज़ॉम्बी जो है वो डेफिनेटली एक क्लियर विनर थी। अगर आप शोज़ के लिहाज से देखें, हम जब सिनेमा जाना चाह रहे थे ये तीनों फिल्में बारी बारी देखने के लिए, तो जो ज़ॉम्बी थी वो पूरा दिन में मेरे ख्याल में उसके 4-5 शोज़ थे, जबकि जो साइको थी उसके 1 या 2 शोज़ हर सिनेमा में लगे हुए थे। और जो लव दी सॉ थी वो बहुत जल्दी जो है उसका शो जो है वो लिस्टिंग से उतर गया और उसके बाद हम उसको ढूंढते ही रह गए। तो ये 3 फिल्में जो है इसी कमेंट से आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस लिहाज से ये जो है शायकीन की तवज्जो हासिल कर पाई और बॉक्स ऑफिस पे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही।
तो ज़ॉम्बी वाज अ डेफिनेट विनर जी। अच्छा अच्छा, वाह। वाह। तो हारून, इस बार स्टार पावर का भी तगड़ा बड़ा मुकाबला था आपस में। फहद मुस्तफ़ा का अपना हिट फॉर्मूला था, शान शाहिद का एक्शन, फरहान सईद की इनोसेंस। इन बड़े नामों में से किसके जलवे पर्दे पर ज्यादा नुमाया रहे और किसने ज्यादा गहरा असर छोड़ा अपने देखने वालों? ज़ाहिर है फिल्म एक कॉम्बिनेशन होती है, और जो फहद मुस्तफ़ा की और महविश हयात की केमिस्ट्री है, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। वो जी, बड़ी जी। एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि सिनेमा गोअर्स को खींचती है अपनी तरफ। शान और मीरा जी बड़े अरसे के बाद बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे थे, तो जाहिर है उस फिल्म में भी बड़ा इंटरेस्ट था लोगों का। एक गोल्ड हॉलीवुड वाइब जो है वो हमें दोबारा से देखने को मिली। जो फरहान सईद और मामिया शाह जाफर जो हैं, जी, तो जी। वो दोनों, फरहान इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन मामिया जो है वो जाहिर है कि पहली दफा फिल्म कर रही थी और वो टेलीविजन के ऊपर भी अभी जो है वो अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है। तो उस जी। लिहाज से जो है वो फिल्म जाहिर है कि उधर भी कमजोर रही। और फिर बाकी प्रोडक्शन के हवाले से और डायरेक्शन के हवाले से, कहानी के हवाले से तो हम बात करेंगे ही। सही सही सही। अच्छा, यानी कि उन्होंने एक्टर को ही कहीं देखा होगा, एक तरफ से शान है, दूसरी तरफ से फरहान सईद है, तो वो शायद इस कंपैरिजन में ले आए और उन्होंने हीरोइन को शायद इतना बॉदर ना किया हो। जी जी, ऐसा ही है। लेकिन यह है कि बहुत फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात की, शान शाहिद और ऑफ कोर्स सोनिया हुसैन भी थी उसमें, और मीरा जी जो थी, वो उन्होंने मिलके बड़ा जादू जगाया। जादू तो वो जाहिर है कि हर फिल्म जॉनरा के अपने अपने जो है वो फैंस होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ एक जो थी वो हॉरर कॉमेडी के जुमरे में आती जी, थी, जी। एक जो थी वो थ्रिलर थी, और एक जो थी वो प्योर रोमांस की फिल्म थी। रोमांस। तो ये तीनों बड़े डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म थी, और मैं हमेशा आप लोगों के शो पे भी बैठ के यही कहता हूँ कि जी। ये बात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी है कि हम कभी भी ये नहीं होता कि सारी ही तीनों फिल्में जो हैं वो या एक तो ही रोमांटिक टाइप की कॉमेडी बना हों लें। या वो थ्रिलर हों। तो वो जो है वो हमारे फिल्म मेकर्स जो हैं वो डिफरेंट जॉनर्स ट्राई करते रहते हैं, और ये हमारी बड़ी एक खूबी है। आई होप कि इसको मेंटेन करें। बिल्कुल सही। शुएब, अगर हम हीरोज के बाद हीरोइन की बात कर लें तो महविश हयात की स्क्रीन प्रेजेंस है, मीरा जी का वो रिवायती अंदाज, और अब मामिया शाह जाफर, उनकी भी हमने बात की। इन तीनों में से देखा जाए तो किस अदाकारा ने अपने किरदार से सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है? अच्छा, महविश जो है वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, वो हैं भी खूबसूरत, और उनकी केमिस्ट्री फहद के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन फिल्म में उनके लिए कुछ करने को ज्यादा था नहीं। इट्स एन ऑल एंड ऑल आउट फहद मुस्तफा फिल्म। मीरा जी जो जी। के दूसरी तरफ जी। देखा जाए तो वो जो है वो उसमें बहुत खूबसूरत किरदार अदा कर रही हैं। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल ऑफ somebody dealing with a lot of mental health issues और साइकोलॉजिकल ड्रामा जो है वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने जो है वो इस साइको फिल्म में अपना दिखाया है। तो मीरा वाज आई थिंक एन आउटस्टैंडिंग फीमेल एक्ट्रेस ऑन दिस ईद। ये जो लिस्टिंग थी ऑफ 3 जी, फिल्म्स, जी, जी, जी। मामिया शाह जाफर जैसे मैंने कहा वो तो अभी टीवी के ऊपर भी अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर है कि उनकी वो अपील अभी डेवलप नहीं हुई जो कि महविश हयात और मीरा एंजॉय करती हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली जितना स्ट्रॉन्ग जो रोल था वो मीरा जी का, और जिस तरह से वो वैसे हमें नज़र आती हैं स्क्रीन पर, इंटायरली एक डिफरेंट और बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग भी रही है और बड़ी पजीराई भी मिल रही है उनको सोशल मीडिया पे। अच्छा, अगर हम गानों की बात कर लें, मौसीकी तो बहुत बड़ा एलिमेंट है किसी भी फिल्म का। आप क्या देखते हैं, किस फिल्म की मौसीकी जो है वो बड़ी बेहतर है और नज़रअंदाज नहीं की जा सकती? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का या फिल्म्स का एक बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर ये रहा है कि हमारी मौसीकी बहुत अच्छी हुआ करती है ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, लेकिन इस दफा जो तीनों फिल्में आई उसमें मेरे ख्याल में एक गाना ज़ॉम्बीड में ऐसा है जो कि शायद याद रह जाता है। इसी तरह एक गाना जो है वो साइको में ऐसा है जो कि याद रह जाता है, लेकिन उसके जाहिर है कि वजूहात डिफरेंट है। वो एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक आइटम नंबर टाइप सॉन्ग है, तो वो जरूर जहन में रह जाएगा फिल्म देखने वालों के। और फिर जो जिस तरह लवली सॉन्ग है उसमें भी एक ही गाना शायद ऐसा है जो कि लोगों ने पसंद किया है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर फिल्म मेकर्स को तवज्जो देने की जरूरत है। फिल्म के 4-5 गाने जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर मेहनत की जाए, कंपोजर्स भी उस पर मेहनत करें, सिंगर्स भी, और उसको अच्छी तरह खूबसूरती से। तो क्या शुएब, हमारा भी तो माइंडसेट ऐसा नहीं बनता जा रहा कि किसी भी मूवी को शायद हिट करना हो तो
आइटम नंबर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी भी इन दिनों मूवीज़ आई हैं, कहीं ना कहीं एक आइटम नंबर एडजस्ट होता ही होता है। और टीजर में दिखा के फिर जो देखने वाले हैं उन्हें भी सिनेमा तक लाया जाता है। देखिए जी, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है और इन तीनों फिल्मों की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि लव दी सॉन्ग की मार्केटिंग उस तरह नहीं हुई प्री रिलीज जिस तरह के ज़ॉम्बी की या जो साइको की मार्केटिंग की गई थी, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो आइटम नंबर होते हैं वो भी एक कहानी के अंदर किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब जो आइटम नंबर साइको में है वो भी कहानी का हिस्सा है। ज़ॉम्बीज़ में आइटम नंबर इस तरह का कोई शामिल नहीं किया गया, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि आइटम नंबर जो है वो लोगों को खींचने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए शामिल कर दिए जाते हैं। अगर एक अच्छी फिल्म है और उसमें आइटम नंबर शामिल है तो वो किसी वजह से किसी जस्टिफिकेशन के साथ ही शामिल किया जाता है। वैसे मैंने शान की मूवीज में आइटम नंबर देखे हैं, इससे पहले भी मैं एक शान की मूवी देख चुकी हूँ, उनमें आइटम नंबर होता है। अच्छा हारून, मैंने आपको कहा ना वो जी, अच्छा ये भी बताएं कि एक और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्शन वैल्यू की भी होती है। आपके एनालिसिस में फिल्म की कामयाबी का असल राज क्या है? मतलब कहानी मजबूत थी, अदाकारी लाजवाब थी, या फिर बजट जो है, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो प्रोडक्शन है ये जो है ये ज़्यादा मैटर करती है? आई थिंक कहानी एंड देन प्रोडक्शन, ये दो चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं। कहानी जो है वो आई थिंक इट्स सुप्रीम। कंटेंट और कहानी जो है वो अगर अच्छी होगी तो लोग फिल्म देखने के लिए आएंगे। अच्छी बात यह है, जिस तरह मैंने पहले भी आपके शो में जिक्र किया है, दोबारा बता रहा हूँ कि ये दोनों फिल्में जो हैं, जो बड़ी फिल्में जो कि हिट रही हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर की है, ज़ॉम्बी एंड साइको, ये दोनों 7-8 करोड़ के रेंज में बनाई जाने वाली फिल्में हैं। और दोनों फिल्में जो हैं वो क्योंकि इस बजट में थी तो वो अपना पैसा रिकवर कर पाई हैं। ये बहुत अहम है ये फिल्म मेकर्स के लिए समझना कि पाकिस्तान में जितनी स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर जब आप अपनी बिजनेस फीजिबिलिटी बनाएं फिल्म की, तो ये सोच लें कि 7-8 करोड़ से ज्यादा महंगी फिल्म बनाने से आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे और फिर आप ये समझेंगे कि आप नुकसान में रह गए। तो फिल्म उतनी ही बनाएं, उतने ही पैसे खर्च करें उसके ऊपर, और कहानी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, कंटेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। अगर कहानी अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, पावरफुल होगा, तो लोग आपकी फिल्म देखेंगे और देखने आएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर जो है वो फॉरेन लोकेशंस दिखाएं, उसके अंदर आप जो है गिमिक्स इस्तेमाल करें, तभी लोग फिल्म देखने आएंगे। बिल्कुल वैसे ही है। टास्क भी यही होता है कि सिनेमा तक लाना, और पाकिस्तानी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा जाना भी एक माइंडसेट है पूरा कि हम जा रहे हैं तो हमने पाकिस्तानी फिल्म ही क्यों देखनी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं देखना पसंद करते पाकिस्तानी फिल्में खास तौर पर, लेकिन यस इट्स अ बिग टास्क कि अगर आप अच्छी प्रोडक्शन या अच्छी फिल्म बना रहे हैं तो लोग देखने तो आएंगे। लास्टली बता दीजिएगा, जिस तरह से हम देखते थे हमारी फिल्मों का एक कल्चर था, पंजाबी फिल्में बनती थी और पूरा एक वो ट्रेडिशन लेकर चलते थे, जो भी एक चलता आ रहा था, आपको क्या लगता है अगर उस टाइप की दोबारा से मूवीज बनना शुरू हो तो लोग देखेंगे? देखिए जी, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आपने पिछली दफा देखा, पिछली छोटी ईद पे बुल्ला जब रिलीज हुई थी तो एक पंजाबी फिल्म थी, शायद अगेन मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी फिल्मों की जरूरत पड़ेगी पंजाबी फिल्म कल्चर को रिवाइव करने के लिए। अच्छी बात यह है अगेन कि इसके ऊपर हुकूमत भी अब साथ दे रही है और एक फिल्म सिटी जो है बनाई जा रही है लाहौर में। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी भी टाइम लगेगा। पंजाबी फिल्म का दौर वापस आने मुश्किल लगता है। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह का प्रोजेक्ट हम 80s में देखा करते थे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का, वो वापस आएगा, क्योंकि लोग अब OTT के लिए एक्सपोज्ड हैं। लोग अभी इसी दौरान में आप देखिए कि ईद से कुछ अर्सा पहले 2 बड़ी अंग्रेजी फिल्में लगी थी। बहुत से लोग जो कि बड़े अर्से बाद एक फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं, वो उनमें से एक अंग्रेजी फिल्म देखकर अपना वो बजट जो थे वो खर्च कर चुके थे। तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। आपने अब फिल्म बनानी है एक मैस ऑडियंस के लिए, वो चाहे कराची में हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, कहीं भी हो पाकिस्तान में, वो फिल्म देखने के लिए आए। तो जाहिर है कि पंजाबी अगेन उसको एक नीश ब्रैकेट में डाल देती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह का पंजाबी फिल्म का रिवाइवल हम देख पाएंगे। उर्दू में फिल्में बनेंगी ताकि सब लोग देख सकें और बड़ी मार्केट के लिए फिल्में बनाई जाए। मार्केट के लिए फिल्में बनेंगी। बहुत शुक्रिया शोएब आपके वक्त का। और वाकई तीनों फिल्में थी और ईद पर जब लगी, शायकीन को तो खैर एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, सिनेमा की तरफ रुख किया लोगों ने। कुछ ने साइको को पसंद किया, कुछ ने लव स्टोरी को पसंद किया, लेकिन बुल्ला की बात हो रही थी और आइटम सॉन्ग की बात हो रही थी, तो बुल्ला में भी आइटम सॉन्ग था। तो मैं कह रही हूँ ये शान साहब आइटम सॉन्ग वाला एलिमेंट डाल के वही वाली स्ट्रेटेजी पर तो नहीं काम करे कि ये अगर हम ऐड कर दे तो शायद मूवी चल जाए। बट यस, चलें, एटलीस्ट एक वजह से भी मूवी चल सकती है। एटलीस्ट फिल्में बन रही हैं और ये इस पर काम हो रहा है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि फिल्में
आती नहीं थी पाकिस्तान की, तो जी। अब बन रही हैं, तो चलें बिजनेस एक अच्छा करें, हम तो यही कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उज़ैर, और हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी जो मुस्कुराहटें हैं लोगों के दिलों में रह जाती हैं। और आज हम एक ऐसे ही फनकार को याद कर रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। 1942 में पैदा होने वाले रफ़ी खावर को पूरी दुनिया ने नन्ना के नाम से जाना, और साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले नन्ना ने अपने मुनफरिद अंदाज, मासूम चेहरे और बेमिसाल मिजाज से पाकिस्तानी फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री में ऐसा मकाम बनाया नाजरीन जो आज भी कायम है। और नन्ना ने अपनी अदाकारी का आगाज़ जो है 1966 में फ़िल्म वतन का सिपाही से किया, और असल शोहरत जो है उन्हें 1975 में फ़िल्म नौकर से हासिल हुई। और 1979 की अगर हम बात करें तो फ़िल्म टेका पहलवान में उन्होंने मरकज़ी किरदार निभाया, और उसके बाद हमने देखा कि नन्ना को फ़िल्मी दुनिया में एक ख़ास मकाम मिला। उसके साथ अदाकार के साथ उनकी जो फ़िल्म थी दुबई चलो ने उनकी शोहरत को जी 4 चांद भी लगाए। अभी वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान में शायद एक चीज़ है जो बार बार वापस आ रही है, वो है स्मार्ट लॉकडाउन। और अभी लोग समझ रहे थे कि बाज़ारों की रौनकें मामूल पर आ चुकी हैं, लेकिन 1 जून से इस्लामाबाद और पंजाब में एक बार फिर दुकानों के औकात महदूद कर दिए गए हैं। दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत इसे तवानाई बचत मुहिम का हिस्सा करार दे रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर मकसद सिर्फ बिजली और पेट्रोल बचाना है तो क्या इसका बोझ सिर्फ कारोबार और शहरियों पर ही डालना ज़रूरी है? बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें और हुकूमत की किफ़ायतशुआरी सब अवामिल जो हैं इस फैसले से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सवाल है कि जो आज हर मार्केट, हर दुकानदार और हर घर में पूछा जा रहा है कि आखिर ये फैसला वक्ती है या महीनों ऐसे ही गुजारना पड़ेंगे। इस सारे मामले की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो जान लेते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शिराज, और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सदाकत अली हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों शहरों से जी आवाम की राय जान लेते हैं, ताजिर बरादरी क्या कहती है। लाहौर का ही रुख करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अली बताइएगा, पाकिस्तान का दिल लाहौर है और स्मार्ट लॉकडाउन का दिल पर कैसा असर पड़ रहा है? क्योंकि ईद पर हमने देखा सब लोग आदी हो चुके थे बाहर घूमने के, आउटिंग करने के और खाने पीने के, और ताजिर बरादरी पर इसका कितना इफेक्ट होगा? ये जो गहमा गहमी एकदम से लॉकडाउन की तरफ जाना, कितना असर देख रहे हैं आप लाहौर पर इसका? जी माहम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज 2 जून से जो है दोबारा से 8 बजे की जो पाबंदी है मार्केटें बंद करने की, उसका आगाज़ हो गया है। आज रात 8 बजे मार्केटें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। जहाँ तक बात की जाए, ये वफाकी हुकूमत ने एनर्जी और तवानाई को बचाने के लिए बाकायदा तौर पर ये मुहिम का आगाज़ किया था, जिसमें कहा यह गया था कि मार्केटों को 8 बजे बंद किया जाए ताकि ईंधन भी बचाया जा सके और एनर्जी को भी बचाया जाए। ईरान और अमेरिका की और इसराइल की लड़ाई के अंदर जो महंगाई के तासुरात पड़ रहे थे, उसके असरात को कम करने के लिए ये फैसला किया गया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने तब वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर पंजाब के अंदर 8 बजे दुकानें बंद करने का ऐलान किया था, जिसे 15 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया, क्योंकि ईद आ रही है, उसके साथ साथ तो कुर्बानी के जानवर भी खरीदे जा रहे हैं, दुकानें, शॉपिंग भी होनी है, उस वजह से ये लॉकडाउन को नरम किया गया और एक स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म करके 24 घंटे मार्केटें खुली रखने के अहकाम जारी किए गए। 15 मई को होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को जो है वो तमाम जो दुकानें हैं वो अपना 24 घंटे खुली रहनी थी, जबकि 1 जून के बाद आज क्योंकि 2 जून आ गया है, आज से दोबारा पुराना वाला जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद जो है शुरू कर दिया गया है। अभी तक कोई ऐसा नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिसमें ये पता लग सके कि मार्केटें अब ज़्यादा देर के लिए कोई 10 बजे तक खुल सकती हैं या 11 बजे तक खुल सकती हैं। अभी तक वो पुराना ही नोटिफिकेशन जिसमें 8 बजे की पाबंदी है, उस नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो दोबारा से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर लाहौर के इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद है
हैं और लाहौर के माल रोड पर एक बड़ी मार्केट मौजूद है, पैनोरामा भी यहाँ पर है, माल रोड के अपना शॉपिंग सेंटर भी यहाँ पे हैं। ये मार्केटें 11 से 11:30 12 बजे तक खुलना शुरू होती हैं। लाहौर के अंदर, लाहौर के साथ दूसरे बड़े शहरों के अंदर भी जो मार्केटें खुलने का रुझान है वो 11 से 12 बजे मार्केटें खुलना शुरू होती हैं, जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप सुबह अर्ली से दुकानें खोल सकते हैं ताकि लोग अपनी शॉपिंग जिसने करनी है वो सुबह से अपना शॉपिंग करी जा सके, जिससे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कम से कम जो है बिल्कुल वो सही अली। और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि लोग जल्दी जो है वो शॉपिंग करें, अर्ली मॉर्निंग। ताजिर भी दुकानें खोलें, लेकिन ताजिर कहते हैं कि जी अर्ली मॉर्निंग गाहक नहीं आते, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। सदाकत, आप बताइएगा कि पंजाब की अगर हम बात करें तो अभी तक गू मगू की कैफियत है, नया जो नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है और लोग एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं। इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है? कल से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल है, तो बताइएगा कि पंजाब में तो पीड़ा बहुत एक्टिव है, इस्लामाबाद में क्या इक्वली इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, चाहे वो बड़े शॉपिंग मॉल्स हों या फिर कोई छोटे कारोबारी मराकज़, सबको टाइम पे बंद करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, कफ़ायतशारी इक़दाम के तहत वफाकी दारुल-हुकूमत में 1 जून से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया और डीसी इस्लामाबाद ने बाकायदा कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत दुकानें जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, जिनमें छोटी दुकान मार्केटें हैं और इसी तरह बड़े तजारती मराकज़ हैं। वो तमाम दुकानदार जो हैं वो इस चीज़ के पाबंद होंगे कि वो अपना कारोबार रात को 8 बजे हर सूरत बंद करेंगे। इसी तरह शादी हॉल्स और मार्किज़ के जो मालकान हैं उनको भी ये अहकामात नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी कर दिए गए हैं कि वो शादी की तकरीबात जो हैं वो रात 10 बजे तक जारी रख सकते हैं और 10 बजे के बाद जो है वो तमाम तकरीबात जो है उसको ख़त्म करना होगा। इसी तरह जो पेट्रोल पंप, फार्मेसीज़ और इसी तरह जो जिम्स हैं और दीगर जो दूध दही की दुकानें हैं इनको जो है वो रात गए तक खोलने की इजाज़त है और होटल जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो रात 10 बजे बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। अलबत्ता टेक अवे का जो सिलसिला है वो रात गए तक भी जारी रह सकता है, उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। दूसरी जानिब जो है वो ताजिर, उनका ये कहना है कि तजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो दिन 12 बजे के बाद ही शुरू होती हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार पहले ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और हुकूमत को इस कफ़ायतशारी मुहिम के तहत जो है वो दुकानों को कम से कम रात 10 बजे तक जो है वो खुला रखने की इजाज़त दी जाए ताकि ताजिर अपना कारोबार भी कर सके और रोज़मर्रा की जो आवाम जो है वो अपनी ज़रूरियात के मुतालबा यही कर रही है। अली से जान लेते हैं कि लाहौर में क्या कंडीशन है, शादी हॉल्स को लेकर क्या टाइमिंग जो है वो मुकर्रर की गई हैं, और जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि पुराना ही नोटिफिकेशन चल रहा है और अपडेट नहीं हुआ और नई अभी चीज़ें पता नहीं है कि क्या इक़दामात हो सकते हैं, क्या फ़र्क हो सकता है, तो कब तक ये चांसेस है कि नया जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए जिसमें थोड़ा बहुत वाज़ेह हो जाए कि रेस्टोरेंट्स कब तक खुले रहेंगे, शादी हॉल्स कब तक खुले रहेंगे? जी ये बिल्कुल नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन हुआ था 15 मई को जो कि 1 जून तक किया गया था, 1 जून ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली पुराना जो नोटिफिकेशन होता है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। उसके मुताबिक मार्केटें जो हैं वो रात 8 बजे बंद होंगी, जबकि रेस्टोरेंट्स और शादी हाल की जो टाइमिंग है वो 10 बजे तक की रखी गई है। इसी तरह अगर टेकवे की बात करें तो 11 बजे तक आप टेकवे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तमाम जो मार्केटें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो शादी हाल्स हैं, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। जो इमरजेंसी की सूरत में, जो मेडिकेशंस की सूरत में जो अदारे हैं, जिस तरह फार्मेसीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसी तरह एनिमल्स की फार्मेसीज़ हैं, इसी तरह अगर दूध दही की बात करें क्योंकि वो रूटीन की चीज़ है, उसकी दुकानें बिल्कुल ये दुकानें तो नहीं खुली रहेंगी। हमें ये भी बताइएगा, जिस तरह से सदाकत बता रहे थे कि जो जिम्स हैं ख़ास तौर पर वो इस्लामाबाद में रात गए तक खुले रखने की इजाज़त है। लाहौर में जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो 10 बजे तक का आया था, तो क्या जिम्स जो हैं ये 10 बजे तक ही खुले रहेंगे या ये भी लेट नाइट तक खुले रह सकते हैं? जी लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में पहले जिम को 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जबकि उसके अंदर रियायत देते हुए उसको 10 बजे तक किया गया है। अभी जो पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक जिम के जो औकात हैं वो 10 बजे तक ही जो रहेंगे। अगर यहाँ पर ताजरों की बात की जाए, लाहौर शहर के अंदर ताजरों के अंदर भी 2 किस्म के धड़े हैं। एक ये कहते हैं कि सुबह जल्दी दुकानें खुलने से उनकी दुकानदारों की भी सेविंग होगी, कम से कम उसका खर्चा होगा, जिसके बिजली के एक्सपेंस हैं वो कम से कम होंगे। लेकिन कुछ ताजर ऐसे हैं, जिस तरह हाल रोड मार्केट है, माल रोड की मार्केट है, अनारकली बाज़ार है, इचरा बाज़ार है, इसी तरह अगर आप बात करें तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर
टाइमिंग भी 11 से 12 बजे तक ऑलमोस्ट सही। फाइनल हो चुकी है। इससे पहले दुकानें नहीं खुलती, लेकिन है। बहुत सारी ऐसी भी लाहौर के अंदर मार्केटें हैं, जिस तरह आप उर्दू बाज़ार की बात जी, करते जी। हैं तो उर्दू बाज़ार भी सुबह के औकात में खुल जाता है, तकरीबन 9 बजे तक वो मार्केट खुल जाती है। शालमी की बहुत सारी दुकानें जो हैं वो सुबह के औकात में जो है वो खुलना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त जो एनर्जी क्रैशेस हैं और जो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की बिल्कुल, वजह से एनर्जी क्राइसिस की बोझ वजह बढ़ता से जा अब रहा है। हुकूमत यही चाह रही है कि जी अर्ली आप अपनी मार्केट जो है वो ओपन करें और फिर टाइमली आप उसको बंद करें और फिर घरों को जाएं और एक सिस्टम के थ्रू जी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। सदाकत, इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो कितना नज़्म ज़ब्त है, लोगों में कितनी एक्सेप्टेंस है इस स्मार्ट लॉकडाउन को लेकर, या फिर वही है कि कहीं हम गली नुकरों में जाएं तो कोई ना कोई शटर थोड़ा सा हाफ खोल कर मार्केट ऑन की होती है या कुछ खाने पीने का सिलसिला चल ही रहा होता है। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत में ये सिलसिला भी कई इलाकों में जारी है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर सख्ती से अमल दरामद के लिए जो इंतज़ामी इदारे हैं उनको भी अहकाम दिए गए हैं कि वो रात 8 बजे के बाद किसी दुकान को जो है वो खुला रखने की इजाज़त ना दें। अगर कोई दुकान खुली होती है उसके मालिक को जो है वो भारी जुर्माना भी किया जाए और उसके साथ दुकान को सील भी किया जाए। इन परेशानियों से बचने के लिए ताजरों ने रात 8 बजे ही दुकानें बंद करने का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू कर दिया है। कल से दुकानें जो है वो मामूल के मुताबिक पुराने तजारती सरगर्मियां जो है वो 8 बजे तक अब वो उन्होंने जारी रखी हुई हैं। 8 बजे के बाद तमाम तजारती बिल्कुल ठीक सरगर्मियां जो है, वो यानी मुकम्मल कि जो लॉकडाउन की पॉलिसी है उस पर अमल करवाया जा रहा है, चाहे फिर वो पंजाब हो या फिर इस्लामाबाद हो। बाकी सूबों में जनाब ये सूरत हाल तो अभी तक नहीं है और लोग ये सवाल भी करते हैं कि जनाब वहाँ पर क्यों नहीं लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा। आप दोनों जो हमारे नुमाइंदगान थे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और वहाँ बिल्कुल जो कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं, जो सवालात हैं, उनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। जैसे लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है आपका ये फैसला दुरुस्त भी था, तो हमें बताइए कि कितनी बचत जो है वो हो सकी है। तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि कम से कम तसल्ली देने के लिए कोई आदाद शुमार हकीकत पर मबनी शाया जरूर करने चाहिए, बताने चाहिए में क्या रिलीफ मिल रहा है ये सब कुछ करके। तो अवाम पर जितना बोझ डाला जाता है, एक तो बोझ भी हर चीज़ अवाम ही उठा रही होती है हर चीज़ का, और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र भी अवाम ही हो रही होती है। बट चलें दोनों तरफ से देखें, अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ देखें तो उनकी भी कहीं ना कहीं ठीक ही हैं। वैसे जितने भी माहिरीन हैं, वैसे माहिरीन सेहत यही कहते हैं कि आप अपना 8 बजे तक डिनर कर लें तो पॉलिसी तो अच्छी है। ये एक और भी सोशल इशू है, इससे लिंक्ड है। अगर आप देखें तो आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे होते, आप बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे होते। मतलब ताजर रात को 11-12 बजे दुकान बंद करके घर जाता है, बच्चे सो चुके होते हैं, सुबह जब जनाब बच्चे उठ के स्कूल जा रहे होते हैं तो आप सो रहे होते हैं, तो मुलाकात लगता है वीकेंड पे ही हो पा रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और हुकूमत चाह भी यही रही कि आप जल्दी दुकानें खोलें, तो फिर लोगों की माइंडसेट वो चेंज होना शुरू होगी, वो एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। वी होप कि ऐसा बन सके तो अच्छा ही है। वैसे तो उज़ैर मुझे लगता है बिल्कुल जी। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया पर एक बहस गर्म है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों को मुबैना तौर पर बेदखल किया जा रहा है, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ने तो इसे बाकायदा मसलक और मजहब का रंग भी देने की कोशिश की है। और जाहिर है यूएई दूसरा घर है, लाखों पाकिस्तानी वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो तशवीश तो इस मामले पर होनी ही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर अमाराती हलकों का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है, जिन्होंने इन तमाम दावों को यकसर मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि यूएई में कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ कोई कार्रवाई नस्ल या मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर होती है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि खुद पाकिस्तानी हुकाम ने भी यही कहा है कि इस मामले को बिलावजह फ़िरका वाराना रंग ना दिया जाए। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ भी है तो वो प्योरली वीज़ा कवायद, इमिग्रेशन कवानीन या सिक्योरिटी जवाबित की खिलाफ वर्जी पर हुआ होगा। तो अब इस पूरे मामले की जो ग्राउंड रियलिटी है वो जान लेते कि क्या वहाँ मौजूद पाकिस्तान वाकई किसी परेशानी का सामना है या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त दुबई से इमरान यूसुफजई, हमारे नुमाइंदे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप खुद यूएई में मौजूद हैं और वहाँ की कम्युनिटी से रोज़ मिलते हैं। सोशल मीडिया पर जो खौफ और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वहाँ मौजूद क्या ग्राउंड रियलिटी है, असल में क्या है? कोई वाकई परेशानी है पाकिस्तानी जो मुकीम है वहाँ पर? जी सुबह बखैर, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात में जब ये हालात ऐसे आए 3 से 4 माह के दौरान, तो यकीनी तौर पर ये सिचुएशन बिल्ट हुई और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कि यूएई से बाहर ऑपरेट किए जाते थे, वहाँ पे ऐसी बेशुमार खबरें जो है वो गर्दिश की। पहले ये बात की कि यूएई खाली हो गया, उसके बाद जब
प्रूफ दिखाया गया कि यूएई में जिंदगी जो है वो नॉर्मल चल रही है, उसके साथ साथ दूसरे प्रोपेगेंडा जो है शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ इस पे एक प्रोपेगेंडा ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है बड़ी नॉर्मल है, बड़ी सिक्योर है, और फैमिली जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है यहाँ पर है। तो ऐसे आप इवन कि यहाँ पर आपके 200 से ज्यादा नेशनलिटीज आबाद है, तो तमाम नेशनलिटीज है जो आपस में मिलजुल कर रहती है। यहाँ मसलक हो गया, मजहब हो गया, इस चीज़ों से हटकर लोग जो है वो यहाँ पर जिंदगी गुजारते हैं। उनका मुल्क में चाहे जितने मर्जी मसाइल हो, लेकिन वो यहाँ यूएई में जो जिंदगी गुजारते हैं वो बड़ी सेफ एंड सिक्योर होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन खबरों में कुछ सदाकत थी, बल्कि ये तमाम खबरें जो है वो यूएई से बाहर बैठ के लोग जनरेट कर रहे थे। तो उसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, यकीनी तौर पर वो यूएई के मुखालिफ ऐसे लोग इमरान, बिल्कुल प्रोपेगेंडा भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें ये भी बताइएगा कि कुछ आदाद शुमार ये भी बताते हैं कि कुछ ख़ास ममालिक के जो लोग वहाँ पर बसते हैं उनके खिलाफ ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गई हैं, अगर रेशो को निकाल के देखा जाए। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमीरात में अगर हम गुज़िश्ता 3 साल के रिकॉर्ड चेक करें तो डेपोटेशन में यकीनी तौर पर तादाद जो है वो बढ़ी। अगर साल 2023 से बात करें तो 5,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो बिल्कुल इन पिछले सालों में बढ़ी है। तो पहले अब तकरीबन जो है वो 1.9 मिलियन पाकिस्तानी जो है यहाँ पर आबाद है। इससे पहले ये तादाद कम थी। यकीन तौर पर सऊदी अरब के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो यूएई में आबाद है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर, और पिछले जैसे आपको खुद हमने कई प्रोग्राम किया कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से मूव करके यूएई मुंतकिल हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो तो उन्होंने वीजा चेंज कर लिया था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वीजा चेंज नहीं किया था। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर अब काफी सख्तियां हो गई हैं वीजों को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर। अगर आप किसी मुल्क की सियासत पर बात करते हैं तो उस पर सख्तियां हो गई हैं, तो सख्तियां भी हो गई हैं, साथ साथ वीजा के मसाइल भी सख्त हो गए हैं। तो अब उस चीज को फिल्टर करने में काफी मसाइल, क्योंकि ये कोविड के बाद जो है वो सख्तियां शुरू हो गई थी बिलतरतीब। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये तमाम सख्तियां हुई हैं। तो 2023 के जैसे मैं बता रहा था कि 5,800 लोगों को डिपोर्ट किया गया 2024 में। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की बात है और ये सरकारी आदादोशुमार है जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस समय पेश किया। 2025 में 6,700 थे, और अब जो 6 माह ये जो पिछले चंद माह गुजरे इसमें तकरीबन 3 से 4,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो सख्तियां तो यकीनी तौर पर हो गई हैं, लेकिन हमारे लोगों को चाहिए ये कि वो भी इन चीजों को समझो, और जो चीजें यहाँ पर मना है, जो चीजों को यहाँ पर सख्ती की गई है, तो उसको यकीन तो बच के रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमें कभी कोई ऐसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़े। यकीनी तौर पर वो लोग जो यहाँ वीजा पॉलिसीज में सख्ती की गई है और कवायद ज़वाबित को मानना तो खैर हर कंट्री में ये कहीं ना कहीं इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई ही जाती है, और अगर आप नहीं करते तो एक्शन लिया ही जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से देख रहे हैं कि एक मुल्क की कशीदगी भी चल रही है, जंगी सूरत हाल है, उसके जो असरात हैं वो सारे मुल्कों पे देख रहे हैं। ख़ास तौर पर दुबई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, वहाँ पर हमने देखा प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं वहाँ महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, लोग छोड़ भी रहे हैं। कुछ ऐसी इतलात भी थी कि दुबई से अब लोग मूव करना चाह रहे हैं जिस तरह की कंडीशन है। बट येस वी होप कि ये जो जंगी सूरत हाल है, कशीदगी जो है, इसमें थोड़ी कमी आएगी तो शायद बेहतरी की तरफ कशीदगी में तो कमी नहीं आ रही, लेकिन गर्मी जो है ना उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। वहाँ मॉरिस शदीद गर्मी और हीट वेव में जहाँ पीने के पानी की फिक्र होती है, वहाँ पर ख़वातीन और अब तो मर्द हजरात भी एक अलग ही जंग लड़ रहे हैं, और वो है अपने चेहरे को फ्रेश रखने की। होता ये कि बाहर की तेज़ धूप, ऊपर से पसीना, मेकअप, ये सब मिलकर चेहरे पर केमिकल रिएक्शन करते हैं, और बंदा गोरा होने के चक्कर में उल्टा स्किन स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पहुंच जाता है। और हम वो कहा जाता है ना कि थोड़ा सा गोरा होने लगता हूँ कि गर्मी आ जाती है। गर्मी आ जाती है और बिल्कुल आपकी खूबसूरती ख़राब होना शुरू हो जाती है, और स्किन की हेल्थ का हमें आइडिया नहीं होता। और इतनी गर्मी, इतनी तपती धूप में फिर हम कौन सी क्रीम लगाएं, किन चीज़ों से परहेज़ करें, कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, और फिर हम टोटके भी कर रहे होते हैं, इतनी रेमेडीज़ भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके वो सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमारी स्किन टाइप क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमने करना क्या है। तो हमारे साथ जी इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन पाकिस्तान की जानी मानी डॉक्टर सारा राउत साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम डिस्कस भी करें कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग फिर हमें अपने प्रोडक्ट्स भी चेंज करने होते हैं। हम जो देखते हैं बस वो फिर लगा लेते हैं और फिर उसके साइड इफेक्ट्स फेस कर रहे होते हैं। कितना बड़ा इशू है ये। बिल्कुल ऐसा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि अपनी स्किन टाइप को समझें। अगर स्किन टाइप का ही नहीं पता होगा तो उस लिहाज से जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो बेसिक चीज़ है सबसे पहले। फिर उसके बाद जब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा आ रही है, तो फिर प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह के इस्तेमाल करें
जो कि गर्मी में ज़रा आपको फ़ायदा दें, नुकसान ना पहुंचाएं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता तो फिर हम करते नहीं हैं, तो फिर उनका फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा जो गर्मियों के मौसम में नुकसान होता है वो ऑयली स्किन का होता है, क्योंकि पहले ही ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से ऑयल की प्रोडक्शन जब और ज़्यादा हो रही होती है, हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तो एक्ने भी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा जो सन का एक्सपोजर होता है उसकी वजह से पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। ऑयली स्किन वालों के आपने मसाइल तो बता दी, कोई थोड़ा सा हल भी बताएं ना, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक तो स्किन को गर्मी में हाइड्रेट रखना है, सही। उसके अलावा जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट रखना है, और तीसरी चीज़ जो सन एक्सपोजर है उसको अवॉइड करना है। ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर इन 3 चीज़ों को हम समझ जाएं तो हम काफ़ी हद तक अपनी स्किन को रिलैक्स भी रख सकते हैं, काम डाउन भी कर सकते हैं, और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब ऑयली स्किन वालों ने करना क्या है? ऑयली स्किन वालों ने करना ये है कि जो वो बहुत ज़्यादा क्रीम बेस्ड या मॉइस्चराइजर्स बेस्ड चीज़ें जो वो यूज़ कर रहे हैं, एक तो उनको वो कम करें। अच्छा। तो अगर एक रूटीन की हम बात कर लेते हैं कि अगर एक मॉर्निंग रूटीन है तो उसमें क्या होना चाहिए, जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनकी, तो सबसे पहले तो क्लेंजर, ठीक है, और स्किन ज़्यादा ऑयली है, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर होता है, उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो एक्सेस ऑयल है, एक्सेस डेड सेल्स, सीबम, हर चीज़ जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, इवन ऑयली स्किन वाले भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। ठीक। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन जो मॉइस्चराइज़र लगाना है वो जेल बेस्ड होना चाहिए या वाटर बेस्ड होना चाहिए। अगर तो क्रीम बेस्ड लगाएंगे तो उससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और फिर उसके बाद एक सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, जो कि अगेन जेल बेस्ड होना चाहिए। ये ऑयली स्किन वालों के लिए? ये ऑयली स्किन वालों के लिए जेल बेस्ड सन ब्लॉक ज़रूर होना चाहिए। अगर तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और मॉइस्चराइज़र के बाद बहुत ज़्यादा लग रहा है कि शाइनी हो गई है, ऑयल ज़्यादा हो रहा है, तो मॉइस्चराइज़र स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर इस तरह के सन ब्लॉक लगाएं जिसमें हल्की सी मॉइस्चराइजेशन हो। नॉर्मली जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं उनमें होती है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए इट्स यूजुअली मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनको ज़रूरत पड़ती है। अब ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, ये भी एक सवाल है जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह ये है कि जब हम मॉइस्चराइज नहीं करते स्किन को और ओवर ड्राई रखते हैं बार बार वॉश करने की वजह से, तो जो हमारी स्किन है वो एक अंदर से ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि एक स्किन का ऑयल का बैलेंस होता है जो कि उसने मेंटेन करना है। अगर हम बार बार स्किन को वॉश ऑफ करके वो ऑयल रिमूव कर रहे हैं तो स्किन दोबारा से ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो इंटरनली तो स्किन डिहाइड्रेट हो रही है, लेकिन सुपरफिशियली एक ऑयल की लेयर रहेगी और लगेगा कि जैसे मैंने तो अभी धोया था फिर से चेहरा ऑयली हो गया। इसकी क्या वजह? तो ओवर वॉशिंग की वजह से ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हल्की से हम मॉइस्चराइजेशन कर लें, जो कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर होता है, तो उससे ऑयल की प्रोडक्शन भी रेगुलेट होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ फॉर द मॉर्निंग। रात के लिए क्या है, अगेन अगर तो ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर या फिर एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर का इस्तेमाल कर लें। और उसके बाद एक जो भी अगर इशू है, मतलब कि अगर एक्ने है तो उसके लिए या तो बेंजाइल पेरोक्साइड या फिर रेटिनॉइड्स, या फिर अगर पिगमेंटेशन है तो जो भी उसके लिए आप एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं उनको अप्लाई करें, और उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज करें। ज़बरदस्त। यानी कि ये तो ऑयली स्किन वालों की स्किन रूटीन हो गई गर्मियों में। अब ड्राई स्किन वालों का भी बता दें, वो बेचारे लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए देखिए, जो बेसिक रूटीन है ना, दैट इज़ द सेम फॉर एवरीवन, लेकिन जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब क्लेंजिंग है, मॉइस्चराइजेशन है और सन ब्लॉक है, ये 3 चीज़ें सबके लिए हैं। दिस इज़ बेसिक, ये सबको करनी चाहिए, इवन टीनेजर्स को भी करनी चाहिए। तो जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो मॉइस्चराइजर्स इस तरह के इस्तेमाल करें जो कि उनकी स्किन को ओवर ड्राई ना करें। अगर तो गर्मियों में काफ़ी दफ़ा तो ऐसा होता है कि जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है गर्मियों में वो भी ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो फिर दे हैव टू मूव टू समटाइम्स जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। अगर नहीं है ऐसा तो देन स्टिक टू क्रीम बेस्ड। ठीक है। और जो सन ब्लॉक है वो भी इसी तरह से, बाकी बेसिक रूटीन इज स्टिल द सेम। इन सब में परेशान पता है कौन से होते हैं? जिनकी कॉम्बिनेशन वो समझ नहीं पा रहे होते, ये ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, ड्राई हो रही है, क्या कर रही है मेरे साथ, कर क्या रही है स्किन मेरी। उनके लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो है वो बेस्ट रहते हैं। ओके ओके ओके, ये यानी कि मेरा मसला था जो हल हो गया। अच्छा, लोगों को एक्ने की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पिगमेंटेशन भी गर्मी के साथ बहुत होती है। इसका गर्मी के साथ ही लिंक है या फिर हम कुछ गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका रिएक्शन होता है? गर्मी की वजह से एक्ने और पिगमेंटेशन
गर्मी की वजह से डेफिनेटली पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, वो हमारी जो स्किन के सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, उनको स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से मेलानिन जो कि पिगमेंट है, जो कि पिगमेंटेशन करता है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो फिर पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड पिगमेंटेशन। और हीट की वजह से एक्ने क्यों होती है? क्योंकि जब हीट ज़्यादा होती है तो नॉर्मली ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारे पोर्स क्लॉग होते हैं, पोर्स क्लॉग होते हैं तो एक्ने अच्छा, फिर ये गर्मी भी है, फिर देखें आम खाने वालों ने आम भी खाने यस वो कहते हैं कि आम आप ज़्यादा खा लें तो फिर भी आपको एक्नी हो जाती है, ये भी एक लिंक है। तो बताएं कि एक्नी के लिए क्या बंदोबस्त करें हम? एक्ने के लिए क्या बंदोबस्त करें? एक्ने के लिए एक तो अपनी स्किन रूटीन को ठीक रखें, मतलब कि अच्छा पहले तो ये आम की डाइट अपनी बेहतर करें ना। आम इज़ वेरी गुड, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन आम के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, चीनी शुगर आम में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हम कोई ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा होता है या हाई ग्लाइसेमिक डाइट होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन करती है स्किन में। ठीक है। और जो इन्फ्लेमेशन होती है उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेटरी एक्ने जो है वो ट्रिगर होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि एक्ने को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब उसके लिए करना ये है कि अगर आप आम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो नॉर्मली हमारे कल्चर में कहा जाता है कि पानी पिएं और उसके साथ लस्सी पिएं। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू, जो कि हमारी दादियों नानियों से चला आ रहे हैं। जब मेडिकली हम इस चीज़ की बात करते हैं तो उसमें क्या है वो चीज़ें करनी, क्योंकि देखिए एक्ने होती क्यों है? ऑयल प्रोडक्शन की वजह से, पोर्स क्लॉग होने की वजह से, डेड सेल्स जो हैं वो पोर्स में भर जाते हैं, उनकी वजह से। तो जब हम इन चीज़ों को रिमूव करेंगे, पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो एक्ने नहीं बनेगी। अब इन चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर क्लेंजिंग करके। जिन लोगों को एक्ने का ज़्यादा इशू है वो प्रॉपर डबल क्लेंजिंग करें रात के वक्त, जो कि इनिशियली एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर से और फिर जो सेकंड क्लेंजिंग है वो वाटर बेस्ड क्लेंजर से, ताकि जो भी रेजिड्यू रह गया है वो रिमूव हो। वो ऑयल के साथ भी क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, वो क्या सूटेबल होता है? ऑयल क्लेंजिंग ऑयल क्लेंजिंग रेकमेंडेड है? ऑयल क्लेंजिंग इज ओके। अच्छा, ऑयल क्लेंजिंग और ऑयल आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल भी है, आलमंड ऑयल भी है, सरसों का तेल भी है, ऑलिव ऑयल के साथ ऑलिव ऑयल भी है। अब इन चीज़ों से हम क्लेंजिंग नॉर्मली नहीं करते क्योंकि ये पोर्स को क्लॉग करती है। लेकिन जो ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स होते हैं उनमें देयर इज अ परसेंटेज ऑफ ऑयल और साथ उनके वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि रिमूव करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को, और जो हमारी मेकअप की लेयर होती है, सन ब्लॉक की लेयर होती है, उसको डिसॉल्व करते हैं। तो इनिशियली इसलिए हम ऑयल बेस्ड के साथ करते हैं ताकि जो मेकअप वगैरह है, और स्पेशली जो वाटर प्रूफ मेकअप होता है वो ज़रा डिसॉल्व हो। बिल्कुल। और उसके बाद फिर एक वाटर बेस्ड क्लेंजर होता है ताकि जो भी रेजिड्यू वगैरह रह चुका है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, लास्टली ये जो कोरियन स्किन, ग्लास स्किन, ये अचीव करना पाकिस्तानियों के लिए पॉसिबल है या बस ये एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है? मर्दों को भी मद्देनजर रखिए क्योंकि उनसे भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं, वो जवाब दीजिएगा। कोरियन स्किन, ग्लास स्किन इज पॉसिबल, लेकिन वो मुझे लगता है कोरिया में ज़्यादा पॉसिबल हमारे भी है, हो सकता है। स्किन देखें, ग्लास स्किन होती क्या है? ग्लास स्किन का मतलब ये है कि स्किन स्मूथ हो, टेक्सचर ठीक हो, पिगमेंटेशन कम हो, एक्ने ना हो। तो ये चीज़ें तो हम अचीव कर सकते हैं। अब ग्लास स्किन से अगर हम ये कहें कि स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो तो आई थिंक दैट्स अनरियलिस्टिक, वो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कम्प्लेक्शन हमारा जो एशियन कम्प्लेक्शन है दैट इज़ बेस्ट, सबसे अच्छा कम्प्लेक्शन है हमारा। उस पे ही रह के हम एक्ने भी कम कर सकते हैं, अपनी स्किन की टेक्सचर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और पिगमेंटेशन को भी कम कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ें होंगी, स्किन हाइड्रेटेड होगी तो ग्लास स्किन वैसे ही हो जाएगी। जबरदस्त, सही। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जी, ग्लास स्किन अचीव कैसे करनी है ये भी आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल इस दौड़ में मत लगे, हेल्दी स्किन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको गर्मियों में क्या आपकी रूटीन होनी चाहिए, ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए रूटीन भी पता चल गई होगी। तो काइंडली इसको फॉलो करें, डॉक्टर्स के मशवरे पर चलें, ये इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ दें। टिकटॉक पे आपने जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लॉन्च की हुई हैं, जो जिसकी थोड़ी सी रीच ज्यादा बढ़ जाती है, मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं नहीं बात करूंगी, दुखती रखनी चाहिए। हम क्लोजिंग में अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, खत्म। खत्म। कल फिर मुलाकात होगी।